अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमारे शो का वेट कर रहे हैं और डेफिनेटली कर भी रहे होंगे। अच्छा जी, दिन का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे दिन के तमाम तर जो काम हैं उनको बेहतर करे और जो जो काम हम चाहते हैं अल्लाह ताला हमारी सारी दुआएं जो हैं उनको कबूल फरमा ले, आमीन। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि जब भी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो, एंजाइटी हो, परेशानी हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी एंजाइटी या परेशानी दूसरों पर निकालने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को डांट देते हैं, कभी किसी के साथ जो है वो बहुत बुरा बिहेवियर करते हैं, या फिर इस तरह की सूरत हाल जो है वो यूजुअली मेरे, आपके और हम सबके साथ ही जो है वो हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें जो है एक इंस्टेंट रेमेडी या इंस्टेंट जो है जिसको कहना चाहिए ना आइडिया या इंस्टेंट थेरेपी, वो ये करनी चाहिए कि जब भी हमें लगे कि हमें बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है, वैसे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए तो लाहौल ज़रूर पढ़ना चाहिए। और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए तो कहते हैं कि जो कर ले इसको कंट्रोल वो बड़ा बहादुर है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी टिप्स होती हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ें शायद बेहतर हो सकती हैं। तो लंबी लंबी सांसें लेना चाहिए। जी हाँ, जब भी आपको लगता है कि आपको बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है तो आपने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेनी है और आपने लेनी है लंबी लंबी सांसें। उससे ये होता है कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो शेक होता है और उससे थोड़ा सा जो आपका माइंड में डिस्ट्रैक्शन चल रहा होता है टुवर्ड्स अदर, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आप थोड़ा सा पीस में आ जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है तो वो है अपने गुस्से पे कंट्रोल करना। और ये इसके लिए इतनी थेरेपीज़ हैं, क्लब्स बने हुए हैं और पता नहीं कौन कौन से रेमेडीज़ हैं जो लोग कर रहे होते हैं कि जी हमें गुस्सा आ रहा है। आपने देखा होगा कि एक मूवी थी जिसमें एक बंदे को गुस्सा आता है, वो हंसना शुरू कर देता है। अच्छा जी, अब ये तो हो गई हमारी गुस्से की थेरेपी कि किस तरीके से गुस्से से बचा जा सकता है, दिन का आगाज़ अच्छा किया जा सकता है और छोटी छोटी चीज़ों पे जो है वो नाराज़ होना बंद किया जा सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि जी क्या सूरत हाल है और क्या जो है वो ट्रैफ़िक की अपडेट्स हैं और क्या सिटी सिचुएशन है। तो सबसे पहले ट्रैफ़िक की सिचुएशन आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। ट्रैफ़िक की जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि कराची ट्रैफ़िक पुलिस ने 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज़ हफ्ते का जो ट्रैफ़िक प्लान है वो ऑलमोस्ट जारी कर दिया है। शहर में निकलने वाले तमाम जुलूसों के लिए ट्रैफ़िक के इंतज़ामात जो हैं वो किए गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर जो ट्रैफ़िक की प्लान है वो जारी कर दिया है कि कौन से रूट पे कौन सा ऑल्टरनेट ट्रैफ़िक जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा ताकि शहरियों को परेशानी नहीं हो, ताकि शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना नहीं हो। क्योंकि यूजुअली हम देख रहे होते हैं कि ऐसी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैफ़िक जैम होता है और लोगों को परेशानी का सामना हो रहा होता है। अच्छा, इशू ये होता है कि अगर ये पता चल जाए, तरीके से पता चल जाए कि भाई ऑल्टरनेट ट्रैफ़िक जो है वो किस तरफ जा रहा है और किस तरफ जो है उसकी रूटीन है, तो आप बड़ी आसानी से जो है वो ये ट्रैफ़िक प्लान कंटिन्यू करके तो अपने रास्तों पे अपने घरों को जो है वो जा सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं हम अभी एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड एंड इट्स अबाउट मैट्रिक। अच्छा जी, मैट्रिक के जो दूसरे सालाना ज़िमनी इम्तहानात हैं उसके लिए फ़ॉर्म जमा कराने की जो तारीख़ है उसका ऐलान कर दिया गया है। तो ये फ़ॉर्म आप कब स्टूडेंट्स जमा करा सकते हैं? ये इम्तहानात के लिए फ़ॉर्म बग़ैर लेट फ़ीस के 10 सितंबर से 25 सितंबर 2025 तक जमा कराए जा सकते हैं। सिर्फ 2025 में फ़ेल होने वाले तलबा और तालबात अपने तालीमी इदारे के तवज्जुह से ये फ़ॉर्म ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं। अच्छा जी, और सालाना और ज़िमनी इम्तहानात के लिए फ़ॉर्म बग़ैर लेट फ़ीस के 10 सितंबर से 25 सितंबर 2025 तक जमा कराए जा सकते हैं। जो प्राइवेट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो तलबा और तालबात अपने फ़ॉर्म मुतालिका बैंकों में ज़ाती तौर पर भी जमा करा सकते हैं। तो सितंबर से 30 सितंबर तक 200 रुपये, यकम अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक 3 अक्टूबर से 26 तक जो है वो 1000 रुपये और इम्तहानी फ़ॉर्म लेट फ़ीस के साथ जो है वो जमा कराए जा सकते हैं। यानी कि 1000 रुपये फिर वो आपकी लेट फ़ीस लग जाएगी। तो ये तो हो गई भाई स्टूडेंट के बारे में। जो मैट्रिक के इम्तहानी फ़ॉर्म जा रहे हैं वो आप इस तरह से जमा करा सकते हैं। सूरत हाल कुछ गैस और बिजली से रिलेटेड जो कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और जिन इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग हो रही है वहाँ की मकीन जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना है। एहतजाज भी करते हैं लेकिन कोई सुनवाई तो होती नहीं है। तो ख़बर ये है कि जी गैस और बिजली की जो एलानिया लोड शेडिंग है वो जारी है और इस सूरत हाल में शहर में गैस का बुहरान है। नुसरत भुट्टो कॉलोनी है, सुल्तानाबाद है, कोरंगी औरंगी समेत बेशतर इलाके जो हैं वो गैस से मुतासिर हैं और शहरी जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, फ़्लाइट ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं कि आज कौन कौन सी जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल होने जा रही हैं और आज कौन कौन जो है अपनी डेस्टिनेशन पर
नहीं पहुंच पाएगा। इसकी जो सही मालूमात है हमारे बताने के बाद आप ज़रूर PI की जो डेस्क है वहाँ पर ज़रूर कॉल किया करें और पूछ लिया करें कि नेक्स्ट जो है वो कब जा रही है। तो कौन कौन सी जो है वो फ़्लाइट्स मनसूख हुई हैं, उनमें है जी कराची से जद्दा जाने वाली सीरीन एयर की परवाज़ ER811, फिर कराची से इस्लामाबाद एयर सेल की परवाज़ PF123125, कराची से लाहौर एयर सेल की परवाज़ PF14513, फिर कराची से इस्लामाबाद फ्लाई जना की परवाज़ 9P672, फिर कराची से तुरबत PIE की परवाज़ PK501। ये हो गई है जी मनसूख और ये है सिचुएशन। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं चांद ग्रहण की। अच्छा जी, ये जो चांद ग्रहण है इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अब ये कहाँ कहाँ जो है होगा और कहाँ कहाँ किस तरीके से देखा जा सकता है। तो पाकिस्तान में रवा साल के दूसरे मुकम्मल चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा, मगर ये ज़रा जानिए कि कब किया जा सकेगा। चांद सुर्खी माइल नज़र आएगा, महकमा मौसमियात का ऐसा बताना है। चांद ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान के अलावा यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली और जनूबी अमेरिका में किया जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 सितंबर की रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम होने लगेगी। चांद को जुज़वी ग्रहण लगने का आगाज़ 9:27 पर होगा। चांद को मुकम्मल ग्रहण का आगाज़ 10:31 पर होगा और चांद ग्रहण 11:12 पर अपने पूरे उरूज पर आ जाएगा। मुकम्मल चांद ग्रहण का अख्तिताम 11:53 पर होगा। जुज़वी चांद ग्रहण का अख्तिताम 12:57 पर होगा और रात 1:55 पर चांद ग्रहण मुकम्मल अख्तिताम को पहुंच जाएगा। तो 7 सितंबर की रात 8 बजे से लेकर 1 बजे तक ये ओवरऑल जो एक्टिविटी है चांद ग्रहण के हवाले से वो कंटिन्यू रहेगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ डिस्कशन करते हैं कि जो एक्टर्स होते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी एक्टर हों, चाहे वो मुल्क के बाहर के एक्टर हों, चाहे वो पड़ोसी मुल्क के एक्टर हों, इनकी हम्बलनेस अगर हो ना तो ये बड़ी फेमस हो जाती है। और रणबीर कपूर, अगर मैं उनका जिक्र करूं तो वो वाकई बड़े हम्बल हैं और उनकी हम्बलनेस के चर्चे होने लगे हैं। और वो इसलिए होने लगे हैं कि एक फ़िल्म उन्होंने शूट की जिसमें उन्होंने तकरीबन 52 बार रीटेक्स दी हैं। मतलब आप इमेजिन करें कि एक एक्टर जिसका अपना बैकग्राउंड भी फिल्म इंडस्ट्री से हो, जिसके अपने पेरेंट्स भी जो हैं वो राज इंडस्ट्री से हों, जिनका अपना भी इतना ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्री के अंदर से हो, वो ख़ुद 52 रीटेक्स अगर दे रहा है तो वो एक्टर कितना हम्बल होगा। अगर यही कोई पाकिस्तान में करे, अगर यही चीज़ें पाकिस्तान में हों तो पता है आपको क्या होगा, लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे कि अच्छा ये तो ऐसे ही हैं तो आप ऐसे। किसी की हम्बलनेस को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। इसीलिए रणबीर कपूर के बारे में उनके जो डायरेक्टर हैं बोनी कपूर, उन्होंने उनको किया है अप्रिशिएट और उन्होंने ये कहा है कि वो बहुत ज़्यादा साबिर हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर सब्र है। और उनकी जो फिल्म है उसमें उन्होंने एक सीन के लिए तकरीबन 52 टाइम्स जो है वो रीटेक्स दी हैं और इसके चर्चे जो हैं वो अब इंडिया में, इंडिया के बाहर होने लगे और उन्होंने उफ तक नहीं की, ज़बान पे शिकवा नहीं लाए। इनफैक्ट उन्होंने बड़ी खुशी से कहा कि नहीं जी, ओके फ़ाइन, वी हैव टू वर्क, हमें काम करना है तो कर लें। तो अच्छा, ये इनकी एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो कि तैयार हो रही है, तू झूठी मैं मक्कार। अच्छा जी, नाम ज़रा देखें, तू झूठी मैं मक्कार, ये इनकी मूवी आ रही है और ये इनकी मूवी जो है वो बन रही है। उसके लिए इन्होंने 52 टाइम्स जो हैं वो अपनी रीटेक्स दी हैं। और इसके अलावा जो फिल्म प्रोड्यूसर्स थे वो भी हैरान रह गए और उन्होंने यही बताया कि भाई 16-16 घंटे वो काम करते हैं, दिल्ली की गर्मी में वो शूटिंग कर रहे हैं और स्केजुअल तब्दील कर दिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि एक्टर्स को नागवार गुजरती हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है उन्होंने 52 टाइम्स जो है वो रीटेक्स की हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनका काम परफेक्ट हो जाए, वो जो मूवी बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो परफेक्ट चले जाए। तो जी, जो बड़े स्टार्स होते हैं, जो कहना चाहिए ना कि जो लेजेंड्स बन जाते हैं बाद में जाके, उनकी ये छोटी छोटी बातें याद रह जाती हैं। लेकिन अगर उन्होंने 52 टाइम्स रीटेक्स दी भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इस हम्बलनेस को कोई टेकन फॉर ग्रांटेड ले और फिर हर कोई उनसे ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दे। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जब आप किसी के साथ बहुत हम्बल होते हैं तो लोग फिर उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। चलिए जी, ये तो हो गई आज अपडेट्स। अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से कि मौसम जो है वो कैसा है। तो कराची का मौसम जो है वो बड़ा औसम है, मतला जो है वो अबर आलूद है और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि जो अभी नया स्पेल आने वाला है, जो नया रेन स्पेल आने वाला है, उसमें क्या कुछ होने वाला है। उसमें कुछ ऐसा होने वाला है कि जी हैवी रेन एक्सपेक्टेड है और यही कहा जा रहा है कि 6 से 9 सितंबर ये जो रेन है ना, ये हैवी हो सकती है, यानी ज़्यादा हो सकती है, यानी ज़्यादा बारिश
तो ज़्यादा पानी आने के इम्कानात हो सकते हैं। अच्छा जी, अब आज बताते हैं आपको कि दिन भर जो मौसम है वो कैसा रहेगा। तो दिन भर का जो मौसम है वो कैसा रहेगा, 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे कैसा रहेगा। तो 11 बजे रहेगा 33 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 35 सेंटीग्रेड, 1 बजे रहेगा 36 सेंटीग्रेड और 2 बजे रहेगा 36 सेंटीग्रेड। तो ये तो है जी आज का मौसम। अब करेंसी रेट्स आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कि करेंसी के जो रेट्स हैं वो क्या है और किस तरीके से आप लोग जाएंगे। और ये करेंसी के रेट जब हम आपको बता देंगे तो उसके बाद आपने जो भी अपनी एक्टिविटी करनी हो इसके अकॉर्डिंगली आपने करनी है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 187, कैनेडियन डॉलर है 208, यूरो जो है वो 329 पर है, कुवैती दिनार जो है वो 922 पर है। अच्छा जी, व्हाट वी हैव नेक्स्ट। चलिए जी, हमारे पास नेक्स्ट क्या है। हमारे पास नेक्स्ट है यूके पाउंड 337, सऊदी रियाल है 75, फिर स्विस फ्रैंक है 351 और यूएस डॉलर जो है वो 283 पर है। तो जनाब ये तो हो गए करेंसी रेट्स। अब शेयर करते हैं आपके साथ में वेजिटेबल प्राइस के वेजिटेबल प्राइस क्या है। अच्छा, वैसे सब्जियां जो है ना आजकल वाकई महंगी हो गई है। टमाटर जो है वो आ गया जी 184 पर, स्टैटिक प्राइस ऑफ कमर्शियल कराची। अच्छा जी, आलू जो है 63 पे आ गया। अच्छा, आलू के रेट यहाँ भी चेंज हुए हैं। लहसुन जो है वो 322 पे आ गया है। अच्छा, अदरक जो है वो 460 पर आ गया है। अच्छा, उसके बाद गाजर 92, ये 58 से 92 हो गया यहाँ पे भी, वाओ। अच्छा जी, कमर्शियल कराची की भी स्टैटिक रेट बढ़ रहा है। तुरई जो है वो 68 पर आ गया, लौकी जो है वो 92 पर आ गई है। अच्छा, और जी फूल गोभी जो है वो 92 पर आ गई है। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, खीरा जो है वो 92 पे है। नेक्स्ट क्या है, भिंडी 138 पर है, 138 पर। प्याज जो है वो है जी 58 पर। तो ये तो हमने आपके साथ में शेयर किए कि ये सारा जो मौसम का हाल था, वेजिटेबल प्राइस थे। अब आपके साथ में जो टॉप स्टोरीज़ है वो शेयर करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, क्योंकि ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे और फिर आपके साथ में टॉप स्टोरीज़ जो है वो शेयर करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक, न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। और आज की टॉप स्टोरीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। खुर्शीद भाई हैं, आजिज़ भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, क्योंकि रबीउल अव्वल का ये पूरा मंथ जो है ये खुशियों का मंथ है और बस 12 रबीउल अव्वल में बस एक दिन बाकी है और ओवरऑल शहर में जिस तरह से तैयारियां जारी हैं, तो इसके हवाले से आजिज़ भाई, खुर्शीद भाई यहाँ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कौन कौन से इलाके जो हैं वहाँ पर सजावट की गई है और क्या क्या तैयारियां हैं। जी आजिज़ भाई। जी देखें, ये एक अहम दिन होता है मुसलमानों के लिए, 12 रबीउल अव्वल। आप समझें कि रबीउल अव्वल की तकरीबात तो यकम रबीउल अव्वल से शुरू हो जाती हैं। हाँ। आज तो आप पीक पे हैं, कहना जा रहा है कि कल 12 रबीउल अव्वल है, तो कल तो पूरे शहर में रैलियाँ होंगी। सही, यानी मुख्तलिफ मसाजिद से, मदरसा जात से, मुख्तलिफ मजहबी इज्तिमात होते हैं, रैलियाँ निकलती हैं बाकायदा बड़ी सजावट के साथ। और एम ए जनाह रोड तो पूरा ही नुमाइश से लेके टावर तक पूरे का पूरा तकरीबन इस हर किसी मजहबी जमात की रैली गुजर रही होती है, तो पूरा एम ए जनाह रोड रैलियों से सजाया हुआ होता है। सही। रही बात आपने पूछा जो इमारतों की, लेकिन ये तो रवायत है कि हमारे यहाँ जितने अहम दिन होते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतों को सजाया जाता है। सही। तो आई चुंदरीगढ़ रोड पे ख़ास तौर पे बड़ी बड़ी बैंकों की इमारतें हैं, मुख्तलिफ इदारों की इमारतें हैं, उन तमाम को सजाया गया है। सिंध असम्बली को आज सजाया जाएगा, आज रात में। इस तरह दीगर जो शहर की बड़ी अहम इमारतें हैं, अगर आइकॉन टावर की तरफ जाएं तो क्लिफ्टन की बहुत सारी इमारतें हैं, इनको सजाया जाता है। तो बहरहाल ये असल में इस दिन का मतलब एक खुशी सेलिब्रेट करना होता है। ज़ाहिर है कि आलम इस्लाम के लिए ये सेलिब्रेशन का दिन है ये। और सिंध हुकूमत ने तो इस बार दो बार छुट्टी कर दी है। आज 2 दिन, आज भी यानी आज जुमे के दिन भी छुट्टी है और कल तो वैसे पूरे मुल्क में छुट्टी है। अच्छा, कल एक अजीब इत्तेफाक है कि कल जो है 12 रबीउल अव्वल भी है और यौम दिफा भी है। 6 सितंबर है, क्योंकि 6 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल आ गया, तो इस वजह से हमारे लिए दोनों दिन बड़े अहम होते हैं। मुल्क की सलामती के हवाले से यौम दिफा को हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, क्योंकि 1965 की जंग की यादगार के तौर पे हम इस दिन को मनाते हैं। तो क्योंकि उस दिन भी हमने अब क्योंकि फिर एक तारीख दोहराई जा रही है। कुछ अर्सा कबल हमने मई के महीने में भारत को सबक सिखाया था, तो इसी तरह 1965 में भी
हमने एक सबक सिखाया था। हमने तो हमेशा ही भारत को सबक सिखाया है। 1965 के बाद ये इस बार हाँ। अब तो रिसेंटली हुआ ना, 1965 तो शायद हमने देखा भी नहीं होगा, हमारी उम्र या हमारी जो मौजूदा जनरेशन है उनको याद भी नहीं होगा। लेकिन अभी तो 2 महीने पहले की कहानी है ना, सबको याद है कि हमने क्या सबक सिखाया, क्या हशर किया हमने भारत का। तो उस दिन को भी, ये भी सेलिब्रेशन का दिन है, उसी कंटेस्ट में मनाना चाहिए कि 1965 और फिर अभी और फिर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश, तो ये सारी खुशियों के दिन है। खुशियों का दिन समझकर मनाया जाए। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खुशियों के दिन है और खुशियों का दिन समझकर जो है वो अक़ीदत और एहतराम के साथ जो है इस दिन की तैयारियां जारी हैं। खुर्शीद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद भाई ये बताइए कि कौन कौन से इलाकों को जो है वो सजाया गया है। अभी आजिज़ भाई ने तो डिटेल में बताया हमें, और क्या तैयारियां चल रही हैं इस हवाले से। कल के हवाले से बल्कि ट्रैफिक जो है वो जारी कर दिया गया है। देखिए सबा साहबा, ये बहुत खुशी का दिन है कि आज से 1500 साल कबल एक ऐसा नूर फैला कि जिसने बातिल को शिकस्त दी, घटाटोप अंधेरों के अंदर रोशनी की किरण फैलाई और एक ऐसी समा रोशन की कि जिसने रहती दुनिया तक एक ऐसा नूर वो फैला है कि रहती दुनिया तक वो शमअ जो है वो रोशन रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो तमाम मकातिब फ़िक्र के लिए एक ऐसा मैसेज दिया कि खा वो गैर मुस्लिम हो, यहूदी हो, हिंदू हो, उनके लिए एक रोड मैप दे दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो राह हिदायत रहमतुल आलमीन है, वो पूरी दुनिया के लिए, तमाम आलमों के लिए रहमतुल आलमीन है। और 1500 साल जो जश्न है इसके हवाले से बैरून ममालिक ने भी जो है वो डाक टिकट जारी किया है, सिक्का जारी किया है, और खुसूसी जो अक़वाम मुत्तहिदा हैं उन्होंने जो है वो इस चीज़ को प्रमोट किया है। फिर पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनको भी जो है वो उलमा कराम ने, गवर्नर सिंध ने, स्टेट बैंक ने, इनको भी गुजारिश की। मेरे ख्याल से आज शायद वो सिक्का जो है वो जारी हो जाएगा। और शहर भर में, पूरी दुनिया में जो रबीउल अव्वल का दिन है वो इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आखिरी खुतबतुल वदा है तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है, अगर फ़ौक़ियत है तो उस तक़वे की बुनियाद पर है। तो इस छोटे से जुमले में पूरी एक बात संबोधी उन्होंने कि ख़वातीन को एक मकाम दिया, एक मर्तबा दिया, इज़्ज़त दी, वक़ार दिया कि अरबों में उस वक्त जो है वो घोड़ा आगे दौड़ाने पर झगड़ा होता था, लोग बेटियों को दफन कर देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आप कह लें कि ये खूबसूरती है, उनकी हिदायत का सरचश्मा है कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त उनकी मोतरफ़ है। और ना सिर्फ मुसलमान तो मोतरफ़ हैं ही, बल्कि गैर मुस्लिम भी उनके मोतरफ़ हैं उनकी तालीमात के। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबी जो है उस पर अमल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पर इस बात का यकीन हो जाता है कि दुनिया भी बेहतर है आपकी और आखिरत भी बेहतर है। तो कल कराची में जो मेन मरकज़ी जुलूस है वो न्यू मेमन मस्जिद से शुरू होगा दोपहर 3 बजे, जिसकी क़यादत जो है अल्लामा शाह अब्दुल हक कादरी करेंगे, जो शाह तराबुल हक साहब के साहबजादे हैं। और वो फिर जुलूस अहमद जिन्ना रोड से होता हुआ फिर नशर पार्क पहुँचेगा। नशर पार्क पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा और फिर वहाँ पर बड़ा इज्तिमा होगा जिसमें उलमा कराम जो है वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो रोशनी डालेंगे। उसके अलावा शहर भर में मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो जुलूस आएंगे और जो है वो अहमद जिन्ना रोड से के जो रास्ते हैं उनमें शामिल होंगे और फिर जो है वो नशर पार्क पर पहुँचेंगे। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाहों की फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कवाएँ दी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसके ऊपर जितना भी दुरूद पढ़ा जाए, जितनी अक़ीदत पेश की जाए और मोहब्बत पेश की जाए उतनी ही कम है। और वो राह हिदायत है, उनकी जो सीरत तैयबा है वो राह हिदायत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन। बेशक। चले जी, जिस तरीके से अभी ये 12 रबीउल अव्वल के हवाले से ओवरऑल आप देख रहे हैं गलियों में चिरागा और जगह जगह जो ओवरऑल शहर है उसको सजाया जा रहा है, इस हवाले से हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कहाँ पर जो है क्या सिचुएशन है। ट्रैफिक प्लान के हवाले से भी जो है वो हमने आपको अपडेट किया और आपको बताया कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करते हैं कि अभी जो फ्लड सिचुएशन है वो क्या है और बारिश का जो स्पेल है वो क्या कब से आने लगा है, क्या उसकी पेशगोई है और क्या तैयारियाँ हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फ्लड सिचुएशन के हवाले से बात कर लेते हैं कि अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है और इसके अलावा जो रेन स्पेल है अब इतवार से बुध तक जो है वो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में बारिशों की पेशगोई की गई है और यही कहा जा रहा है कि 6 से लेकर 9 सितंबर तक जो है वो रेन एक्सपेक्टेड है। कितनी तैयारियां कर ली गई हैं,
क्या सिचुएशन है अभी फ्लड की, ये जानते हैं आजिज़ भाई से। आजिज़ भाई ज़रा बताएं कि अभी सैलाब की जो सूरत हाल है वो क्या है, और स्पेशली जो दरियाए सिंध के हवाले से कहा जा रहा था उसमें क्या इकदाम हुए हैं, और कितने लाख क्यूसिक जो रेला है वो गुजरेगा, और उसके इतराफ़ हो गई हैं खाली आबादियाँ और मुतासरा लोग जो थे वो चले गए। आज 5 सितंबर है जी, जो पहला ऐलान था उसके मुताबिक तो आज सिंध में सैलाब आ चुका होता। अच्छा, हाँ, लेकिन फिर कुदरती ज़ाहिर कुदरत के अपने निज़ाम है। हाँ, एक्सपेक्ट था कि 9 लाख क्यूसिक पानी जो है पंजनद से क्रॉस करके दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर दाखिल होगा आज के दिन 4 और 5 की रात बताया गया था। लेकिन अब ज़रा कल टर्न चेंज हो गया है ज़रा। एक तो ख़तरा ज़रा टल गया है सिंध से, वो चूँकि पंजाब में बहुत सारे कट चूँकि लगाए गए हैं, इस वजह से जो पानी आ रहा था उसका प्रेशर ज़रा डाउन हुआ है, कम हुआ है, तो स्लो हुआ है, उसकी रफ्तार भी स्लो हुई है। तो इस वजह से आज वो जो 9 लाख क्यूसिक का, अब तो 9 लाख क्यूसिक नहीं होगा बताया जा रहा है माहिरीन के मुताबिक, 5 से 6 लाख क्यूसिक पानी आ सकता है। मैं आपको आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे की जो सूरत हाल है जी, इस वक्त गुड्डू बैराज पर 3,59,570 क्यूसिक जो है अप स्ट्रीम में पानी दाखिल हुआ सही, और जो अखराज है वो 2,87,481, ये कल की निस्बत कम है। अच्छा, यानी कल जो दाखिल हुआ था पानी वो 3,71,000 था, आज 3,59,000 क्यूसेक है। इसका मतलब है कि वो रफ्तार तेज़ नहीं हुई है। इसी तरह फिर सक्खर बैराज पर कोटिडी बैराज, तमाम बैराजों पे पानी की जो रफ्तार है वो कम हुई है, पानी का जो अखराज है वो कम हुआ है। इसी तरह जो जिन बैराजों से, पंजाब के बैराजों से पानी आना है, त्रिमू है जैसे, त्रिमू से जो पानी आज, त्रिमू की जो सूरत हाल है वो 3,22,000 क्यूसेक है, जबकि हम आज के दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे 7-8 लाख क्यूसेक पानी सही, या पंजनद पे भी हम आज के दिन 7-8 लाख 9 लाख क्यूसेक पानी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज 2,94,000 है, यानी पंजनद पे भी तो 2,94,000 है। तो वो पंजनद से गुड्डू के पास जब पहुंचेगा तो और भी कम होगा सही, यानी तो एक तो ये सूरत हाल है कि सिंध में ज़रा सैलाब की जो एक बहुत बड़ा ख़तरा था हाँ, वो उस तरह नहीं है। अलबत्ता इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई सैलाब नहीं आया, सैलाब तो आ चुका है दरमियाने दर्जे का और निचले दर्जे का, और सैलाब तो गुड्डू बैराज, सक्खर बैराज, कोटिडी बैराज में मौजूद है इस वक्त भी, क्योंकि गुड्डू बैराज पे अगर 3 लाख पानी, 3 लाख साढ़े 3 लाख क्यूसेक का पानी गुज़श्ता एक हफ्ते से मौजूद है। इसका मतलब है कि उस बैराज दरिया के दोनों जो किनारे हैं, इस बात को समझना चाहिए कि हम अक्सर सुनते हैं ना कच्चा डूब गया, तो कच्चा कोई एक छोटे से इलाके का नाम नहीं है। कच्चा आपका कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है, कश्मीर है, उसके बाद फिर शिकारपुर है, फिर उसके बाद सक्कर है, खैरपुर है, दादू है, लाड़काना है, ये कोई 10-12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनसे दरियाए सिंध गुजर रहा है। एक राइट बैंक है, एक लेफ्ट बैंक है। तो राइट बैंक के जैसे मैंने आपको शहर बताए, फिर लेफ्ट बैंक पे आप अगर राइट बैंक पे लाड़काना है, दादू है, फिर नीचे जब कोटड़ी, फिर जामशोरो, फिर ठट्टा और सिजावल जाके समंदर से यानी दरिया जो है मिलाप करता है। तो ये दरिया के दोनों अतराफ का जो कच्चा है वो डूब चुका है इस वक्त। ठीक है ना, यानी अच्छा कच्चा कैसा है, जहाँ दरिया बह रहा है, फर्ज करें मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम दादू मोरो पुल पे खड़े हैं, दरिया पे एक पुल है दादू मोरो पुल, तो एक तरफ मोरो का शहर है जो पुल से कोई 12-13 किलोमीटर दूर है सही शहर, यानी वो शहर है जो हमारे नेशनल हाईवे पर आबाद है, जहाँ से नेशनल हाईवे गुजरता है, मोरो, नौशरो, फिरोज, खैरपुर पूरा। अच्छा, फिर उस दूसरे साइड पे दादू है, फिर दादू है, लाड़काना है, वो भी पुल से 15-20 किलोमीटर दूर है सही। तो इस दरिया के दोनों अतराफ जो 15-20 किलोमीटर का जो इलाका है ना, वो डूब गया पूरा, क्योंकि दरिया फैल गया है, पानी ज्यादा आने की वजह से दरिया फैल गया है। तो जो इन इलाकों को हम कच्चे का इलाका कहते हैं, जो दरिया के सराउंडिंग के जितने भी इलाके हैं उनको तो वीकेंड से कि कच्चा जो है कच्चा डूब गया है। अभी भी 95,000 लोगों का इनखला हो चुका है, 95,000 लोगों को बाहर निकाला गया है, वहाँ से उनके लिए रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं। तो सैलाब एक हद तक तो सैलाब है, लेकिन जो बहुत ज्यादा हम खतरा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शहर डूब जाएंगे, खुदा का शुक्र है कि उस खतरे से
हम अभी एक दूसरी बात कल शर्जील तो अभी किसी किस्म का कोई जानी नुकसान या नहीं, जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों का माल बहुत डिस्टर्ब हुआ है। मवेशी हमारे देहात में क्या होता है, लोगों के पास जानवर होते हैं, लोग जानवर पालते हैं, और लोग अक्सर आपने देखा होगा कि जब सैलाब आ रहा है तो अपने इलाके खाली नहीं करते। उसकी वजह भी ये होती है कि लोग अपने जानवरों को नहीं छोड़ना चाहते, उनकी जिंदगी का पूरा मुआशी, उनका जो इकनॉमी जो उसका डिपेंड है ना पूरा उन जानवरों पर होता है, तो लाजमी है वो उनको छोड़ना नहीं चाहते। तो एक बात दूसरी शर्जील मेमन ने कल बताई है और ये ऐलान भी है कि इंडिया ने मजीद 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। तो ये जाहिर है इंडिया जब वो तो कर रहे हैं, अभी जारी है तो उनकी जानिब से जारी है, क्योंकि वहाँ भी सैलाब है, वहाँ जैसे जैसे पानी बढ़ता है वो हमारी दरियाओं में पानी छोड़ देते हैं। तो वो पानी ज़ाहिर है इंडिया से जब निकलता है तो पंजाब, फिर पंजाब से निकल के सिंध में ही अल्टीमेटली उसको दाखिल होना होता है। तो बहरहाल इस वक्त तक, आज तक की सूरत हाल तो कंट्रोल में है। अभी भी 8-9 सितंबर तक का इंतजार हो सकता है कि देखना पड़ेगा कि हमें बस अल्लाह ताला इस सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल में ही रखे और तमाम तर लोगों को महफूज रखे। और हम तो अपने प्लेटफॉर्म से भी ये अपील करते हैं कि जो भी लोग इस तरह की सैलाब की सिचुएशन में हैं और उस इतराफ़ में रहते हैं, एटलीस्ट उन लोगों को जो है वो आबादियाँ खाली कर देनी चाहिए। और जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट आपको कह रही है कि आप उनके कैंप्स में चले जाएं या रिश्तेदारों के यहाँ चले जाएं, तो प्लीज़ अपनी जान बचाएं। अच्छा जी, एक और इंसिडेंट आपके साथ में शेयर करते, जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा हैरत भी हुई, अफसोस भी हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है और ये हो कैसे सकता है। हमारी एक बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं कुरैतुरैन बलोच, वो किसी शूट के लिए, अपने गाने की शूट के लिए जो है किसी जगह पर गई हुई थी, वहाँ पर उन पे जो है वो रीछ ने हमला कर दिया है। एंड इट्स रियली सैड टू हेयर अबाउट। और इसकी जो मज़ीद मालूमात है और तफसीलात हैं वो जानते हैं हमारे करस्पॉन्डेंट ज़ुबैर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं कि करंट अपडेट क्या है। ज़ुबैर, अपडेट कीजिए, कहाँ पर शूट कर रही थी कुरैतुरैन और अभी उनकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल जी, देखिए पाकिस्तान की मशहूर मारूफ गुलकारा है कुरैतुरैन बलोच, जो कि देवसाई के इलाके में जो है गुज़िश्ता रात जो है वहाँ पर कैंपिंग कर रही थी, जहाँ पर एक वाक़या पेश आया कि उनको बूढ़े रीछ ने जो है अंधेरे में काट लिया। वाक़े के बाद उन्हें फौरी तौर पर इस तरदू जो है वो मुंतकिल किया गया। खुशकिस्मती से गुलकारा की जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन गुलकारा के दोनों बाजू जो है वो जख्मी हो गए थे। और गालिबन क्योंकि होटल वैसे तो अमूमन इंतजामिया की जानिब से बाकी बताया जाता है कि जो भी वहाँ पर आते हैं सयाह टूरिस्ट जो आते हैं तो वो होटल के अहाते में कैंपिंग करें, लेकिन ये होटल के अहाते से कुछ दूर थी और एक साथ एक कैमरामैन और एक सेक्रेटरी मौजूद था, वहाँ पर कैंपिंग कर रही थी कि अंधेरे के वक्त जो है रीछ ने आकर इन पर हमला कर दिया। और उसके बाद इनको मुकामी कैंप के अंदर लेके जाया गया, जहाँ पर इनके बाजू पर पट्टी बांध दी गई, जबकि इनको इस तरदू के अस्पताल में फिर मुंतकिल किया गया। ताहम इनकी हालत जो है खतरे से बाहर है, इनके बाजू जो है वो दोनों जख्मी हुए हैं। फिलहाल तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल में इनको जो है डिस्चार्ज जो है कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर अपडेट करने के लिए। और इंतहाई अफसोसनाक की खबर थी और हैरानकुन भी थी कि क्यूबी जो है वहाँ पर शूट कर रही थी किसी सॉन्ग की और उसके बाद रीच ने इन पर जो है वो हमला कर दिया। तो जब भी कैंपिंग पे जाएं या इस तरह से किसी शूट के ऊपर जाएं तो डेफिनेटली इतना देर ना करें कि वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी वो ठीक हैं और उनको हॉस्पिटल से जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है और हमारी दुआएं जो हैं वो क्यूबी के साथ हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं कि जहाँ पर हम सैलाब का जिक्र कर रहे हैं या सैलाब की तबाहकारियों की बात कर रहे हैं, वहीं पर हैरत की बात यह है कि कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो कि सैलाब जैसी सिचुएशन से भी फ़ायदा उठाने से पीछे नहीं हटते। मतलब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो रहे हैं, लोग अपना घर खो रहे हैं, अवाम परेशान है, गवर्नमेंट इस हवाले से इकदामात कर रही है, मुतारिक इकदामात किए जा रहे हैं, लोगों को बचाने की जो है वो प्लानिंग की जा रही है। वहीं कुछ ऐसे फ्रॉड माफिया, कुछ ऐसे अनासर जो कि एक्टर्स की नाम के ऊपर फेसबुक पर या दीगर प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक जो है वो बना रहे हैं प्रोफाइल और उनसे फंड्स मांग रहे हैं। अच्छा, ये मैं बात कर रही हूँ, एक हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं और होस्ट भी हैं, इमरान अशरफ। उन्होंने जो है वो इंस्टाग्राम पर बताया कि उनके नाम से जो है वो फ़ंड्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो फेसबुक प्लेटफॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ये फ़ंड जो है वो रेज़ किया जा रहा है और उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। खुर्शीद भाई, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को कि इस वक्त में जबकि एक दूसरे की हेल्प करने की ज़रूरत है, इस वक्त में जबकि एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है,
लोग ये कर रहे हैं कि एक्टर्स के नाम की फेक प्रोफाइल बना रहे हैं और फिर फंड कलेक्ट कर रहे हैं ताकि वहाँ वो पैसा जमा करके आगे भाग जाएं। और मतलब ये इट्स अ सिंपल यानी ओपन फ्रॉड कि आप किसी के भी नाम से जो है वो कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो उसको पता ही नहीं है और आप फंड जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये जो किस्सा है हाँ। इमरान असलम के साथ ये पहली मरतबा नहीं हुआ, इसके अलावा भी दीगर एक्ट्रेस के साथ भी हुआ है और दीगर जो हमारे सरमायाकार लोग हैं और सहाफ़ी हजरात हैं उनके साथ भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं और उनकी फेक आईडी बना के जो है वो उनकी करीब की जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनसे जो है वो पैसे मांगे जाते हैं और कहा जाता है कि भाई मेरी फैमिली जो है इस वक्त या मेरे जानने वाले इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। मतलब इस दफ़ा तो हद ही हो गई ना, इस दफ़ा तो हद पार हो गई है कि लोगों के नाम से फ्रॉड कर रहे होते हैं, लोगों के नाम से पैसे खा रहे होते हैं। ये लोगों का वतीरा होता है कि वो किसी को भी अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से जानते हैं ना, यानी कि कोई भी आपको नॉर्मल भी जानता है, किसी को आपके बारे में नॉर्मल भी पता होता है और सेलिब्रिटीज़ के बारे में तो वैसे ही सबको बहुत कुछ पता होता है। ऑब्वियसली आप काम कर रहे होते हैं चैनल्स पे, वहाँ से भी आपके बारे में बहुत सारी मालूमात जो है वो मिल रही होती है लोगों के थ्रू। फिर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी ज़िंदगी के बारे में सारी चीज़ें अपडेट कर रहे होते, तो थोड़ा सा भी अगर कोई किसी को जानता है या कोई फेमस है तो उसके नाम का फायदा उठा के पैसे खाए जाते हैं उसके नाम के। बल्कि इस तरह की खबरें भी थी कि जी जाली साइन भी कर लिए जाते हैं, 2 माह बहुत कुछ हो जाता है। और अब तो ये सैलाब के जाली फंड बना दिए गए इमरान अशरफ के नाम से। 2 माह कबल जो है अहमद चुनाए जो हमारे साबिक स्टॉक एक्सचेंज के एमडी भी थे और CPLC के चीफ भी रहे, उनके फ़ोन से ना मेरे पास एक मैसेज आया कि मुझे जो है ना वो चंद लाख रुपए चाहिए। अच्छा, मैं पहले तो शॉक्ड हुआ कि मैंने कहा ये अहमद भाई जो है वो इस तरह का मैसेज कर नहीं सकते। तो फिर मैं समझ गया, मैंने कहा ये स्कैम है ना। इसके बाद कुछ देर बाद उनकी खबर आ गई कि उन्होंने कहा कि तो फ़ोन करके कहा कि जिनके जो करीब के जो जानने वाले थे कि मेरा फ़ोन व्हाट्सएप जो वो हैक हो गया। इस तरह से मैंने कहा मैं तो समझ गया था। तो इसी तरह बहुत सारे आप CPLC के अहमद चन्नाई जो है उनका व्हाट्सएप हैक हो गया और खुर्शीद भाई को मैसेज आ रहा है कि पैसे जियो की रिपोर्टर आप सोचेंगे जियो की रिपोर्टर है किरण खान, उनका हो गया। तो ये इस तरह के स्कैम्स जो है वो चल रहे हैं और लोगों को अवेयर होना चाहिए। अपनी फेसबुक आईडी को, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सिक्योर करें, इनक्रिप्टेड करें। उसके अलावा अपना आईडी कार्ड किसी को बिला ज़रूरत ना दें और अपना पासवर्ड जो है वो हर 2 महीने बाद जो है उसको चेंज करें, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो कोई ना कोई अटेम्प्ट करते रहते हैं। तो आपकी जितनी भी आईडीज़ हैं, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तो उनको सिक्योर करने के लिए किसी अच्छे आप डेवलपर का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि देखें आपकी जो आईडी है वो आपका पूरा डेटा है ना। तो अगर वो कोई हैकर हैक करता है तो उसके आपकी साख को भी नुकसान पहुँचता है। और फिर अगर कोई भी बंदा एहसासमंद होते हुए आपके नाम से कोई आपके दोस्त को पैसे भेज देता है। कई लोगों ने ऐसे, कई दोस्त हमारे, उन्होंने मुल्तान में एक स्कैम था, कोई 6 लाख रुपए भेज दिए उनको कि इनकी वालदा एडमिट है। तो एक्चुअल जो है वो मालूम किया तो उन्होंने कहा मैंने तो फ़ोन ही नहीं करा आपको। तो इस तरह से लोगों से अब होशियार रहना चाहिए, अपना पिन कोड किसी को ना दें, पासवर्ड किसी को ना दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अर्सा कबल एक बंदा पकड़ा मैंने, कुछ ही अर्सा कबल, मेरे ख्याल 2 से 2.5 हफ्ते हुए हैं। तो हमारे किसी अच्छे दोस्त का व्हाट्सएप हैक करके उसने मैसेज किया, इंग्लिश में मैसेज किया कि मुझे अच्छा पैसे भी बहुत थोड़े 10,000 रुपये भेजें, अच्छा इमरजेंसी है फौरी तौर पे। मैंने कहा यार ये तो अच्छा खासा बंदा है, मतलब अच्छा पैसे वाला है, इसको 10,000 की किसी जरूरत पड़ सकती है। थोड़ा डाउट हुआ ना पहले मैसेज किया। अच्छा वो चूँकि हमारा सिंधी स्पीकिंग दोस्त है तो मैंने उसको सिंधी में टेक्स्ट किया। मैंने कहा अच्छा हम चूँकि सिंधी में ही बात करते हैं तो मैंने उसको सिंधी में टेक्स्ट किया तो बंदे ने रिप्लाई करना छोड़ दिया। ज़रा अगले को सिंधी में मैसेज करना आता नहीं था, वो समझ गया होगा कि इसको पता चल गया है, इसने इसलिए मुझे सिंधी पर। मैंने उसी दोस्त को ना दूसरे नंबर से कॉन्टेक्ट किया, मैंने कहा ये हो रहा है। फिर उसको मैंने स्क्रीनशॉट्स भेजे और उसने उसी वक्त पकड़ाया उसको। ऐसे भी होता है कि बाज़ औक़ात लोग अपना व्हाट्सएप हैक करके पकड़ भी जाते हैं। एक हमारे दूसरे आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, अभी परसों तरसों उन्होंने फेसबुक पे मैसेज छोड़ा कि उनके व्हाट्सएप हैक करके और पता भी नहीं चल रहा होता, व्हाट्सएप हैक हो जाता है। चलिए ये तो इस तरह से ना कि लोगों को पता चल जाता है, कोई ना कोई दोस्त उनको बता देता है कि आपका व्हाट्सएप हैक हुआ है। 5 दफ़ा तो ऐसा होता है कि जो बैचलर रह रहे होते हैं उनका व्हाट्सएप भी हैक करते हैं, उनको हिप्नोटाइज भी करते हैं और उनको किडनैपिंग वाली सूरत हाल कर लेते हैं, उनकी फैमिली को भी वहाँ तक नहीं पहुँचने देते। और व्हाट्सएप पे उनकी फैमिली को ये बताया जा रहा होता है कि नहीं जी बंदा ठीक है, लेकिन बंदे के नाम से जो है वो ओवरऑल सारी चीज़ें चला रहे होते हैं, पैसे भी खा रहे होते हैं, पैसे भी मांग रहे होते हैं। उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना, किसी को आपका ID कार्ड मिल जाए, किसी को आपके साइन पता हो, किसी को आपकी सारी चीज़ें पता हो, तो कितना आसान है किसी के साथ भी हैक करना। ये वो लोग करते हैं जो चोर किस्म के लोग होते हैं और फिर मैं कहती हूँ इनको पकड़ के ना सख्त से सख्त सज़ा
देनी चाहिए। अच्छा जनाब, एक और ख़बर जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं और थोड़ा सा आपका जो मूड है वो चेंज करते हैं। ये जो खबर है ना, ये एक ऐसी खबर है कि जब मैंने ये सुना ना तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा अच्छा, अपने गुस्से का इजहार ऐसे भी किया जा सकता है, लोग इस तरह से भी करते हैं। अच्छा जी, ये सारे वाक़यात जो अनोखे वाक़यात होते हैं ना, ये होते हैं पड़ोसी मुल्क में, और ये पड़ोसी मुल्क की खबर है भाई। ये खबर इस तरह से है कि एक शख्स था जिसकी जो कोई मतलब मंगेतर कह लें या गर्लफ्रेंड कह लें, उसका फ़ोन जा रहा था बिज़ी। अब उस शख्स का जो है वो ये हुआ होगा कि भाई उसकी जो मंगेतर है उसका फ़ोन नहीं उठा रही है, फ़ोन पिक नहीं कर रही है, फ़ोन बिज़ी जा रहा है। तो उसको क्या सूझी, उसको ये सूझी कि उसने जाके पूरे गांव की बिजली काट दी। मतलब आप सोचें कि उसको इतना गुस्सा था कि उसने पूरे गांव की बिजली काट दी, और उसके बाद मतलब उसने अपने गुस्से का इजहार इस तरीके से किया। तो ज़रा पहले आप ये वीडियो देखें कि ये कर क्या रहे हैं ये आशिक। ये आप देखें, इन्होंने पूरे गांव की बिजली काट दी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इनकी जो मंगेतर है या इनकी जो गर्लफ्रेंड है वो इनका फ़ोन पिक नहीं कर रही थी, फ़ोन बिजी जा रहा था। हम तो डूबे सर, हम आपको भी ले डूबे सर। बिल्कुल, उसने कहा पूरे गांव की बिजली काट दी जाए। मेरे दिल का मौसम खराब है, तो सब पूरे गांव का मौसम खराब है, पूरे गांव का मौसम खराब है। आजिज़ भाई, गांव में ऐसे वाक़यात, इसके जितनी महारत से वो तारें काट रहा है उससे तो लगता है वो खुद इलेक्ट्रिशियन है या उसका ताल्लुक इलेक्ट्रिसिटी से कोई ताल्लुक लग रहा है। आम आदमी इस तरह तारों पे चढ़ के नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल। दूसरी इसमें अहम बात ये है कि अब ये सिचुएशन आ गई है कि इंसान अपनी महबूबा की खातिर पूरे गांव को सजा देते हैं। जी बिल्कुल, पूरे गांव को उसने सजा दे दी, क्योंकि वो वहाँ गर्लफ्रेंड आप बता रही हैं या जो भी है, मंगेतर है या गर्लफ्रेंड है, जैसा भी उसका ताल्लुक है उसके साथ, लेकिन सज़ा भाई पूरे गांव को उसने दे दी। ये हैरतनाक बात है कि भाई एक शख्स की खातिर आपने पूरे गांव को सज़ा दे दी। और जाहिर है कि अब इस खबर के रिएक्शन को ढूंढना चाहिए कि फिर उसके मंगेतर या उसकी महबूबा ने रिएक्शन क्या दिया है। हमारी टीम ना इसका फॉलोअप लेने की जरूर कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बात हो रही है जी कि गुस्से में एक शख्स इतनी आगे निकल गया कि उसने जो है पूरे गांव की बिजली काट दी, क्योंकि उसकी मंगेतर जो है उसका फ़ोन नहीं पिक करी थी, उसका फ़ोन बिजी जा रहा था। खुर्शीद भाई, आपने कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है कि आपके किसी मनपसंद शख्स ने आपका कभी फ़ोन अटेंड नहीं किया हो, या फिर ऐसा कुछ आपके साथ पास लाइफ में हुआ हो, तो आपने गुस्से का इज़हार किस तरह किया? देखिए, गुस्सा तो आता ही है, लेकिन ये जो गुस्सा है इनका हक बजानी में इस गुस्से में ये क्योंकि इनका महबूब नाराज़ है। और मुझे लगता है कि के इलेक्ट्रिक से मुतासिर हैं, क्योंकि के इलेक्ट्रिक भी ये करता है कि इलेक्ट्रिक भी इसी तरह करता है कि जिसने बिल जमा करवाया और जिसने नहीं जमा कराया वो पूरा इलाका लोड शेडिंग में। लेकिन भाई यहाँ तो मामला मोहब्बत का है। तो हम इस चैनल के तवज्जुह से, अगर वो हमारा टीवी देख रही हैं मोहतरमा, जिनकी मंगेतर हैं, तो मान जाए और पूरे गाँव की फ़ोन बिजी ना रखें और इनकी बात मान जाए और पूरे गाँव की बिजली को बहाल करवा दें। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये इस शख्स को पता नहीं क्या सूझी कि इस शख्स से जो है वो पूरे गांव की बिजली काट दी। उसके बाद ओवरऑल इस खबर पे इतने ज़्यादा रिएक्शन आए, इतने ज़्यादा ये खबर जो है वायरल हुई, लोगों ने इसके ऊपर मज़े के रिएक्शन दिए कि भाई ये इसको क्या सूझी थी कि इसने जो है वो सबको सज़ा दे दी। और जैसे अभी खुर्शीद भाई कह रहे हैं ना ये बात कि खुर्शीद भाई कह रहे थे कि ये तो के इलेक्ट्रिक जैसा मामला हो गया कि जो बिल भरे उसको भी सज़ा, जो बिल नहीं भरे उसको भी सज़ा, जो बिल भर रहे हो उनका क्या कसूर है? नहीं, जो नहीं भर रहे तो भरने वालों की जो है ना वो भी बिजली काट दी जाएगी। अच्छा, इस सूरत हाल में ये जो इस तरह की खबरें सामने आती हैं, आप देखें कि ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप इस खबर को एंजॉय करते हैं या आप इस खबर के हवाले से एंजॉय कर रहे होते हैं, बट यूजुअली ये मैसेज क्या छोड़ के जाती हैं बाकी लोगों के ऊपर, कितना जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि आप मतलब उनके पास कुछ नहीं था करने को, वो बिल्कुल वेले बैठे थे, उन्होंने कहा जी फ़ोन बिजी जा रहा है, नहीं इसमें मैं जाके बाकियों का इसमें जो साहब हैं, जो आशिक हैं, ये इंतहाई बेबसी का मुजाहरा कर रहे हैं। इसमें तो जो फुटेज हैं वो बेबसी का मुजाहरा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ उनको जो है वो अपनी वालदा को भेजना चाहिए वहाँ पे, कोई फूल ताइफ लेके ताकि उनको मनाएं और मना के जो है पूरे गाँव की जो बिजली है वो बहाल करवाएं। सही, पूरे गांव की बिजली जो है वो बहाल होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के वाकयात जो हैं वो ऑन एंड ऑफ ही देखने को आते हैं। और जब ये खबर मुझे पता लगी ना तो मैं बड़ा शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि जी आपकी मंगेतर का फ़ोन बिजी जा रहा है या आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन बिजी जा रहा है, तो आपने पूरे गांव की जाके बिजली काट दी और बड़ी महारत और सुकून के साथ बैठ के बिजली काटी है इन्होंने। और देखिए जो इनकी जो रील्स वायरल हुई हैं, जो इनकी वीडियो वायरल हुई है, उस पर लोग ये कह रहे हैं कि मतलब कोई टेंशन, मतलब सारा गुस्सा उन्होंने गांव वालों पे निकाल दिया कि अगर मैं परेशान हूं तो पूरा गांव परेशान हो। खुर्शीद भाई ये देखें, ये थॉट देखें आप। बिल्कुल ऐसे ही अदम बर्दाश्त का मामला है, क्योंकि देखें अगर कोई आपका फ़ोन रिसीव ना कर रहा हो
और फिर सामने वाला शख्स भी वो जिससे आप दिली तौर पर लगाव रखते हो, उनसे रखते हो, मोहब्बत रखते हो और एक अटैचमेंट आपकी हो। अगर वो फ़ोन ना उठा रहा हो, अब उसमें दोस्त भी हो सकता है, मंगेतर हो सकती है, बीवी हो सकती है, या कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिससे आपकी ज़ाती तौर पर जो ज़हनी आमांगी है वो हो, तो थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर आता है, लेकिन गुस्से का इज़हार इस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह इन साहब ने किया, और थोड़ा सा सब्र आज़मा काम भी होना चाहिए। देखें, मोहब्बत का जो मामला होता है वो सब्र आज़मा होता है। हाँ, इसमें जज्बाती फ़ैसले नहीं किए जाते हैं। जज्बाती फ़ैसले दूर अंदेशी के नहीं होते, वो नुकसान दे देते हैं, और थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए। वो फ़ोन उठा लेंगी और हो सकता है वो मसरूफ़ हो, हो सकता है अपने मामू से बात कर रही हो। हाँ भाई, देखिए खुर्शीद भाई ने जो है वो सारा बता दिया कि ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन जिस शख्स का मसला था ना, वो उसने नहीं सोचा कि भाई ऐसा भी हो सकता है। खुर्शीद भाई ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक्सपीरियंस शेयर किया। ऐसा कभी कुछ पास्ट में हुआ है क्या खुर्शीद भाई आपके साथ, जो आपने बड़े मज़े से जो है ना वो परेशानियां बयान कर दी कि हो सकता है वो इधर गई हुई होंगी, उधर गई हुई होंगी? ज़रा बताएं, शेयर करें। भाई वो गालिब का एक शेर है ना कि बाजी चाहे अतफाल दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा शब रोज़ मेरे आगे। सही, चले जी। ये आजिज़ भाई भी इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाह रहे जी। आजिज़ मैं कह रहा था कि अगर ये पता गांव वालों को चल जाता पहले से, तो इसका जो हशर करते गांव वाले आशिक साहब का, फिर इसको पता लगता कि क्या होता है बिजली का, लेकिन वो चोरी चोरी काम हो गया। तो सही, लेकिन आप सोचे ना कि पूरे गांव की एक बंदा बिजली काट रहा है, पता नहीं उसकी जहनी हालत क्या होगी, पता नहीं उसकी नफ्सियाती हालत क्या होगी। इसके ऊपर तो मैं सोच रही थी कि ऐसे बंदे का अगर वो फ़ोन नहीं पिक कर रही ना तो सही कर रही है वो, क्योंकि शायद उसको पता होगा कि भाई इसका कोई प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आजिज़ भाई हमारे शो पर आए, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई हमारे शो पर आए। अच्छा जी, शो में अब वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें। अपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो आज जिस अहम मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं, ये बहुत ख़ास मौजू है, और आज के मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी डॉक्टर शाकिर हुसैन ख़ान, जो कि टीचर हैं शोबा उलूम इस्लामिया जामिया कराची से, और डॉक्टर हसन नौज हमारे साथ हैं। तो आज का जो मौजू है वो है सीरत निगारी के हवाले से। तो इन दोनों से जानने की जो है वो कोशिश करेंगे, इन दोनों से पूछेंगे कि सीरत निगारी का जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ, ये रिवायत जो है वो कब से शुरू हुई। तो वेलकम टू द शो हसन, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूं। आज हमें कुछ बताएं, हमें हमारी रहनुमाई के लिए हमें गाइड करें, और हमें बताएं कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से ये सीरत निगारी का जो सफ़र है वो शुरू हुआ। जी, क्योंकि 1500 साल जश्न चल रहा है, ईद मिलादुन नबी चल रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसलिए जो है अब सीरत निगारी के हवाले से ज़रूर गुफ्तगू होनी भी चाहिए। सीरत निगारी जो है आपको पता है कि नबी के बाद से ही लोगों ने लिखना शुरू कर दिए थे। रिवायात हदीस की फॉर्म में जमा हुई है, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और इमाम तिरमिज़ी, इन सब ने जमा किए। सीरत भी उसमें जमा की गई। मुअत्ता इमाम मालिक सबसे पहली किताब थी हदीस की, तो ये उसमें सीरत में अहादीस नबवी भी थी और सीरत रसूल भी साथ साथ था, जिसे हम सुन्नत कहते हैं। ये सब चीज़ें चलती रही हैं। बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में स्टार्ट जो हैदराबाद दक्कन से स्टार्ट हुआ। उधर पहले शुरू में मिलाद नामे लिखे जाते थे, और बहुत सारी रिवायतें ऐसी भी होती थी जो ज़ईफ़ होती थी, जो कि बहुत राइज हैं। इवन हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी बहुत सारी रिवायतें हैं जो कि जिनकी ऑथेंटिसिटी एज सच प्रूवन नहीं है, लेकिन वो राइज है। तो अब ये कि सीरत निगारी स्टार्ट हुई, आखिर में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा काम जिसने किया है सीरत निगारी के हवाले से बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में, उर्दू के हवाले से, क्योंकि उर्दू में जितना काम हुआ है वो अरबी के बाद सबसे ज़्यादा काम उर्दू में हुआ है। ये हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों का एक खासा है माशाल्लाह कि हमने नबी के लिए इतना काम किया कि वो जो कि हमारे आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने जिस तरीके से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिस तरह काम किया, एक तो नातिया कलाम भी है, फिर तफसीर कुरान भी है, और फिर उनकी जो है पूरी है फतावा रिजविया भी है, लेकिन उसमें हर जगह हुब्बे रसूल से लबरेज है। तो मैं सीरत निगारी के बारे में जब बात करूँगा तो शिबली नुमानी साहब का नाम सबसे पहले सारे फहरिस्त था, जिन्होंने प्रॉपर एक किताब लिखने का बेड़ा उठाया सीरत नबी के ऊपर, और उन्होंने जो है किताब लिखनी शुरू की है जब, तो फिर उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके शागिर्द जो थे सैयद सलमान नदवी साहब, उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। फिर ये कई जिल्दों में है। उसके बाद जो है ज़ियाउन नबी, जस्टिस पीर करम शाह अज़हरी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जितना ज़ख़ीम काम और जितना अच्छा और ओरिजिनल काम उन्होंने किया है, सब ने उनसे मुस्तार लिया। अब जितना हम सब लिखते रहते हैं, हमारे बहुत सारे असहाब लिखते रहते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स लिखते रहते हैं, प्रोफेसर लिखते रहते हैं, वो सब कहीं ना कहीं जस्टिस पीर करम शाह अज़हरी से ही मुस्तार ले रहे होते हैं। इस तरीके से डॉक्टर तारुल क़ादरी साहब ने बहुत लंबा बहुत ज़ख़ीम काम किया, वो भी काफ़ी हद तक उनसे लिया, क्योंकि सीरत तो एक ही है ना, उसके बस मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स को, जावियों को जाँचना है, देखना है। मैं इसकी एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल
आज का दौर है, अगर हम अंग्रेज़ों की हुकूमत में रह रहे होते तो सैयद अहमद खान ने उसका जवाब दिया, जो एतराज़ात उठाए जाते थे मुस्तशरिकीन की तरफ से। मुस्तशरिकीन क्या है? वो स्कॉलर जो नबी पे काम करते थे लेकिन वो नॉन मुस्लिम्स थे, उन्होंने बहुत सारे एतराज़ात उठाए। तो उसके जवाब देने के लिए, क्योंकि हम जो मुसलमान होने के नाते हम तो नबी की मोहब्बत से सरशार होकर ही रिसर्च करेंगे, हम रिसर्च का वो वाला पैराडाइम नहीं छोड़ेंगे। इस मामले पे हम रिसर्च ऐसे नहीं करेंगे कि न्यूट्रल होके, इसमें हमारा हुब्बे रसूल शामिल होना ही चाहिए। और उसमें जो है फिर हमारे लोगों ने काम किया माशाल्लाह। अभी जो आजकल के जो सीरत निगारी के रुझानात है, जो किताब जिस हवाले से है, वो तो शाकिर भाई जो है हमारे डॉक्टर शाकिर हुसैन, वो इस पर डिटेल में वो रोशनी डालेंगे। मैं एक बात ज़रूर यहाँ पर गुज़ार करना चाहूँगा अपने नाजरीन को कि ये जो है आजकल का जो बच्चा जेनजी जो है, उसको सीरत के बारे में नहीं पता होता, या जितना भी पता है वो सिर्फ यूट्यूब वीडियोस से या शॉर्ट्स से, रील्स से पता चल रहा होता है। तो सीरत निगारी की नबी के वाले एस्पेक्ट, वो उसके दिमाग जो है, अज़हान जो है, उन चीज़ों को कबूल नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि आज का बच्चा अलग तरीके से सोचता है और अलग तरीके से चीज़ें जांचना चाहता है। तो उनके लिए अब नई जो सीरत निगारी होनी चाहिए वो उनके अज़हान को रखते हुए होनी चाहिए, क्योंकि वो इन तरह की चीज़ों को मतरूक करने की तरफ हैं। और वो इस तरह की चीज़ों को मानने से आ रही हैं, क्योंकि वो मौजज़ात के भी इतना ज़्यादा उनको रैशनैलिटी पे एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। तो वो नबी के जो है, नबी की जो वो है सीरत है, उसको एक अलग ज़ाविये से देखेंगे। तो अब हमें एथीस्ट, एग्नोस्टिक्स, इस जाविये से बच्चों को जहन में रख के सीरत निगारी करनी चाहिए, ताकि उनके कुलूब की तशफ़ी हो सके। जो उनके जहन में अश्कालात हैं, जो नबी की ज़ात के हवाले से सवालात उठाए जाते हैं गैर मुस्लिमों की तरफ से, उसके अच्छे से जवाब दिए जा सकें। सही। डॉक्टर शाकिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, जिस तरीके से अभी हसन ने हमें इसके रुझानात के हवाले से आप बताएंगे, तो आप हमें बताइए तफसीलन। देखिए, कुरान मजीद हमें ये कहता है कि रसूल जो हैं वो कुरान की इत्तिबा करते हैं, तो हमें भी उनकी इत्तिबा में यानी जो वो जिस तरह कुरान की इत्तिबा करते हैं हम भी उनकी इत्तिबा करें। तो अब रसूल किस तरह इत्तिबा करते हैं, तो उसके लिए हमें सीरत के पहलुओं को देखना पड़ेगा। तो सीरत पर किताबें इब्तिदा में ही लिखी गईं, और फिर इसके बाद जो है वो उसकी ज़रूरत, अहमियत जो है वो एक रोशन दिन की तरह आया हो जाती है। और जैसा कि अभी तफसील से डॉक्टर हसन साहब ने बयान किया कि किस तरीके से उर्दू सीरत निगारी का सफ़र जो है वो चला, उर्दू, अरबी और फिर फ़ारसी और फिर उर्दू, और इस वक्त उर्दू में सबसे ज़्यादा सीरत पे काम हुआ है और हो रहा है। सही। हमारे यहाँ जैसा कि तनकीदी उसलूब जो था सर सैयद अहमद ख़ान से शुरू हुआ, फिर इस काम को आगे बढ़ाया अल्लामा शिबली नोमानी ने, सैयद सुलेमान नदवी ने और सैयद मज़ाहिर एहसन गिलानी ने, और फिर हम अपने मौजूदा पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ हमें पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम मिलता है, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब का। और इस वक्त के हिंदो पाक में जब हम जायज़ा लेते हैं तो एक बड़ा नाम जो है असर हाजिर में वो प्रोफेसर यासिन मजहर सिद्दीकी साहब का है। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा सा इस बात को मुख्तसर करते हैं। कराची की जब हम बात लेंगे तो कराची में हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद शकील ओज रहमतुल्लाह अलैह का नाम है। इसके अलावा मौजूदा जो लोग काम कर रहे हैं, हबीबुर रहमान साहब हैं, अजीज़ुर रहमान साहब हैं, प्रोफेसर दिलावर ख़ान हैं, और भी कई लोग हैं, इस्माइल साहब हैं, वो बच्चों के सीरती बच्चों के अदब के हवाले से बात कर रहे हैं। अब लेकिन यहाँ जो सीरत निगारी है उसमें जो तब्दीली आई है, पहले था रिवायत कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात, हालात, वाक़यात को बयान किया जाता था एक तारीख़ी तनाजुर में। लेकिन अब ज़रूरत इस तरह से आ गई है कि असर हाजिर में एक उन्वान दे दिया जाता है, या जो हमारी ज़रूरत होती है हम अपनी ज़रूरत के तहत सीरत निगारी पे कलम उठाते हैं। जैसे कोरोना सीज़न था तो उसमें अब बहुत सारे उन्वानात आ गए, सफाई सुथराई का आ गया, तो अब उन्वान आ गया सफाई सुथराई की अहमियत सीरत तैयबा की रोशनी में। तो फिर हमने उसमें से जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सफाई सुथराई का हुक्म दिया कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हाथ धोना है खाना खाने से पहले, और कहीं से आ रहे हैं जब हाथ धोने हैं, और
आपने किस तरह से सफाई करनी है, वॉशरूम जाना है, वज़ू करना है, गुस्ल करना है। अगर यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बताया कि अगर कोई थूकता है तो वो अपने जूते से टेढ़ा करके उसके ऊपर मिट्टी डाल दे। इस तरह से हमें सफाई सुथराई का हुक्म दिया है। ख़वातीन के बारे में बताया कि एक हमें रिवायत मिलती है कि ख़वातीन जिस तरह गर्म पानी से अपना जो है चेहरे को साफ़ करती हैं, मेल कुचेल निकालती हैं, यानी अब इसमें आजकल के जो भी ज़रूरत है, जिसको आप बनाव सिंगार कह लें या जो भी कह लें, ये सारी चीज़ें जो है कुछ ना कुछ ताल्लुक़ हमें सब तालीमात कुरान मजीद से और सीरत तैयबा से मिलती हैं। तो अब ज़रूरत के तहत लिखा जा रहा है और उन्वानात हैं। अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि जिस तरह कुरान मजीद इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का सबब है और अलम बरदार है, तो सीरतुन नबी भी हमें करीब कर रही है और हम एक दूसरे की चीज़ों को, किताबों को, उन्वानात को, फ़िक्र को पढ़ रहे हैं और उस पर तबसरा कर रहे हैं। इसमें क़ुर्बत बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें कुर्बत जो है बढ़ती जा रही है। अच्छा, जिस तरह से अभी हसन बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से कि उनको पढ़ना चाहिए और उनको सीखना चाहिए, तो उनके लिए ये कितना अच्छा रहेगा अगर वो इस तरह से इसको पढ़ते हैं, समझते हैं? तो देखिए, हमें जो है बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। और ये बहुत फ़ुक़दान हैगा दोनों जानिब से भी, तालीमी इदारों की तरफ से भी और घर से भी। बच्चों की देखें, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। ठीक है, तो घर में जो है वो तरबियत होनी चाहिए। एक हदीस शरीफ में आता है कि पहले अदब सीखो फिर इल्म हासिल करो। ठीक है, तो जब हम अदब सीखेंगे तो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने असतज़ा का हम एहतराम करेंगे। ठीक है, जब असतज़ा का एहतराम करेंगे तो जो फ्यूज़ो इल्म के हैं वो हमें हासिल होंगे और हम जो है वो सही रास्ते पे चलेंगे। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा हसन, जिस तरीके से अभी डॉक्टर शाकिर ने बहुत ज़बरदस्त बात की कि बताया गया कि भाई पहले अदब सीखें फिर इल्म सीखें, आप क्या समझते हैं कि आजकल जो नई जनरेशन है उसमें अदब की कितनी कमी है? वो ये समझते हैं कि खाली अगर हमें नॉलेज मिल गई है तो ये काफ़ी है, लेकिन अदब जो है वो कहीं हमारी सोसाइटी से जो है वो खो सा गया है। हम अपने जो बड़ों का एहतराम करना शायद भूल गए हैं। हम जब हमारे टीचर आते हैं तो हम उनके आगे जो है उस तरह से खड़े नहीं होते, या फिर बहुत सारी बातों में जो है वो हम बहुत ज़्यादा ब्लंटली या फिर जिसको कहना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। तो इसकी क्या वजह है, ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात हो रही है सीरत निगारी के हवाले से, डॉक्टर हसन आज हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं मज़ीद एक्सपेक्ट पे बात करूं, मुझे ज़रा ये बताएं कि ये जो सीरत इंसाइक्लोपीडिया है इसका आगाज़ कब से हुआ, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं ओवरऑल। जी बिल्कुल, सीरत इंसाइक्लोपीडिया जो है एक प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये मेरे वालिद साहब भी उसमें शामिल थे जब वो डीन थे, और डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब, डॉक्टर अमर महमूद सिद्दीकी साहब, अलीमिया इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के जो सरफराज साबरी साहब, सब उसके रूह रवा थे। और क्या कहते हैं, हमारे जो सदर मुमलिकत थे उस ज़माने में ममनून हुसैन साहब, उन्होंने कहा था मैं इसको फ़ंड करूँगा 100 जिल्दों पे सीरत इंसाइक्लोपीडिया। ऐसा काम ना अरब में ना अजम में कहीं भी नहीं हुआ, और पहली बार ये काम होना था। उसकी एक ही जिल्द भी नहीं आई थी कि वालिद साहब की शहादत हो गई थी, और फिर हबीबुर रहमान साहब वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और उसकी कई जिल्दें आ चुकी हैं, और वो अकेले तन्हा इस पे एक लड़े। तो मैं समझता हूँ कि उनको हमें बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहिए कि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो तारीख में रह जाने वाला है। आज से 200-300 साल बाद भी वो सीरत इंसाइक्लोपीडिया जिस तरह वो कर रहे हैं, सीरत के जितने भी मनहज हैं, जहाँ जहाँ वो लिखा गया है, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह पे ले आना, क्योंकि हमारा उर्दू अदब जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होता है, चैट जीपीटी पे पास अवेलेबल नहीं होता। हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर सारा अवेलेबल है ऑनलाइन, लेकिन जो उर्दू अदब है वो नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि सीरत निगारी के कुछ पहलू होते हैं, कुछ लोग होते हैं ज़ख़ीम काम करते हैं, कुछ होते हैं किसी खास पहलू को पकड़ के खास ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं, जैसे उन्होंने कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बताया। तो मेरे वालिद साहब ने भी साहिब कुरान एक किताब लिखी थी जो मेरे सामने रखी हुई। जी बिल्कुल, जी। तो साहिब कुरान इसमें कुछ एस्पेक्ट्स पे नबी के जिसके बारे में बहुत डिबेट होती थी, और बहुत सारे लोगों ने जिस पे एतराज़ात किए हुए थे, नबी उम्मी हैं और इस तरह की चीज़ें, तो उसके जवाबात के लिए उन्होंने ये किताब तालीफ की। ये भी
सीरत का हिस्सा है, बताने का मकसद ये। और सीरत निगारी के हवाले से मैं बताऊंगा क्योंकि हमने ये किताब जो निकाली है, डॉक्टर शाकिर हुसैन साहब ने इसको तालीफ किया है, तो ये जो है मजलिस तफसीर के तहत निकली। मजलिस तफसीर मेरे वालिद साहब का कायम करदा इदारा था और हम इस तहत हम रिसाला निकालते रहे, तफसीर मजल्ला तफसीर, लेकिन वो 2022 के बाद रुक गया क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं थे, हम अपने ही अमाउंट से ही कर रहे होते थे उसको पब्लिश। इस किताब के लिए भी बड़े मसले थे फंडिंग के लिए, तो मैं क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा डॉक्टर मतीन अहमद साहब, वो कारी भी हैं, हाफिज़ भी हैं और डॉक्टर हैं, अमेरिका में होते हैं। एंड जब मैंने उनको ये बताया इस प्रोजेक्ट के बारे में तो उन्होंने कहा नहीं, आई विल फंड इट। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर, उनकी वजह से मुमकिन हो पाया क्योंकि 1500 साल जश्न जो है हम लोग चाहते थे कि ये हम मनाएं, हमारे ईद मिलादुन्नबी 1500 साल, और इसमें हम कोई ट्रिब्यूट पेश करें अपने तहत, छोटी सी चीज़। तो ये सीरत पे बहुत सारे लोग काम करें, जैसे सर ने नाम लिया, और भी यहाँ पर जी जी जी, ये हमारा मजलिस तफसीर का रिसाला निकलता था जिसका मैं मुदीर था। तो ये अभी ये 2014 में अबू की शहादत के बाद से मैं निकाल रहा था और ये अभी रुका हुआ है फिलहाल 2 साल से, क्योंकि हमारे पास वही लैक ऑफ फंड्स की मैंने बात की, जैसे कि क्योंकि तो वसाइल हमेशा जैसे नहीं रहते। एक बात है, हमारे यहाँ भी ईद मिलादुन्नबी के बाद से बहुत सारे मिलाद के प्रोग्राम्स किए जाते हैं, मिलाद के प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिस पे चरागाह किया जाता है उस पर हम बहुत सारा पैसा भी हम देते हैं। लेकिन ये इल्मी काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो बेचारे वो दीनी काम कर रहे हैं, इल्मी काम कर रहे हैं, इसमें बहुत कम पैसा चाहिए होता है। किताब पब्लिश करने में इसमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है, हम उसको देने से वो करते हैं, इज्तनाब करते हैं। जबकि हम सजावट में हम 10-10 लाख 5-5 लाख का मिलाद भी हम करते हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है, वो ख़त्म हो जाएगा, ये रहने वाला है, ये 100 साल बाद भी हमारी नस्लें पढ़ रही होंगी और कोई ना कोई किसी चीज़ को क्या कहना चाहिए, एक्टिवेट कर देता है कि नस्लों की आबियारी होगी उससे। तो हमारे जो वो हैं साहिब सितात लोग हैं, उनको चाहिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वो मिलादों पर नात ख़्वानों को हदिया पेश करते हैं, और तो जितना जो किताब लिखने वाले लोग हैं उनकी भी सरपरस्ती करें, उनको भी एटलीस्ट इतना फंड करें कि वो अपनी किताब पब्लिश करा सकें या थोड़ा सा रिसर्च का काम कर सकें। तो ये जो चीज़ है ना वो रह जाने वाली है, और अब मैं समझता हूँ आइंदा काम उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए हमारे लोगों की तरफ से, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से, इसलिए क्योंकि हमारी जो अब ऑडियंस है, जो पाकिस्तानी बच्चे जो बाहर ग्रो अप हो रहे हैं, अमेरिका में, कनाडा में जो रह रहे हैं, वो सीरत से दूर होते जा रहे हैं, उनको तो उर्दू सही तरह नहीं बोलनी आती, तो उनके लिए हमें इंग्लिश में काम करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों की या तो ट्रांसलेशन करें या नई तरीके से उसको आप प्रेजेंट करें, ताकि उन बच्चों के अज़हान और क़ुलूब को सुकून और तस्कीन मिले कि हमारी नबी की सीरत के हर पहलू हर एक के लिए क़यामत तक के लिए हम सब के लिए मशअल रहा है। क्योंकि हम लोग नबी की ज़ात जो है वो ऐसी नहीं है कि वो उस 1400 साल पहले वाले ज़माने के लिए थी, वो आज भी उतनी ही रेलिवेंट है। तो ये चीज़ हमें, और दूसरी बात कि नबी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा जो है वो यही था कुरान। कुरान का मतलब है कि वो ऐसी किताब है जो जिंदा जावेद है, जिंदा जावेद है, कि मतलब वो क़यामत तक ऐसे ही है जिसमें नई नई चीज़ें निकलती रहेंगी। कि फ़िरौन के बारे में एक कुरान की आयत थी जो कि 20वीं सदी में प्रूव हुआ कि वो उसकी लाश निकल आई, तो कैसी उसने कुरान इतना रेलिवेंट है अभी भी। तो ये बताने का मकसद ये सीरत निगारी और कुरान चोली दामन का साथ है, ये अलग नहीं हो सकते। तो ये काम होना चाहिए, इस पर रिसर्च जिस तरह हो रही है रिवायती, उससे मैं समझता हूँ रिवायती से ज़्यादा रिसर्च बेस्ड ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो नए बच्चे हमें उनको इम्प्रेस करना है, उनके जो अजहान जो हैं, जो एग्नोस्टिक्स होते जा रहे हैं, एथीस्ट होते जा रहे हैं, दीन बेजार मजहब बेजार होते जा रहे हैं, उनको इस तरफ लेके आना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात हसन ने अच्छी तरीके से समझाया भी। थोड़ा सा हम अदब की बात कर रहे थे कि बच्चों में कि वो अपने टीचर्स का एहतराम करें, वो अपने बड़ों का एहतराम करें, फैमिली मेम्बर्स का एहतराम करें, वो कुछ मिसिंग नज़र आता है। वो ये समझते हैं कि ठीक है जी, हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया है, लेकिन अब हम वी नो इनफ। बट ये अदब करना, बड़ों का एहतराम करना, बड़ों से प्यार करना, वालिदैन के हुकूक पूरे करना, आपकी खाला हैं तो उनसे कैसे बात करनी है, आपके मामू हैं तो उनसे कैसे बात करनी है, आपके टीचर हैं तो कैसे बात करनी है, आपसे कोई सीनियर है तो कैसे बात करनी है, ये कितना ज़रूरी है? बहुत खूबसूरत सवाल है, ये बहुत रेलिवेंट है, अखलाक नबवी में भी ये आता है। लेकिन ये बच्चों का मसला ये है कि उनको तालीम तो मिल गई है, तालीम एक रिवायती तालीम मिल गई है, उनको लगता है मुझे ये सब आ गया, इंटरनेट चैट जीपीटी भी सब चीज़ें अवेलेबल है, तो मुझे नॉलेज इन्फॉर्मेशन आ गई है। लेकिन तरबियत सबसे अहम चीज़ है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल जब उन्होंने नबूवत का दावा किया, उससे पहले 40 साल मक्की दौरा ज़िंदगी में उनके पास तालीम थी? नहीं थी। उन्होंने कौन से स्कूल से पढ़ा था? नहीं पढ़ा था ना। उन्होंने तरबियत थी उनका कैरेक्टर ऐसा था कि सब उनको सादिक व अमीन कहते थे पहले से। जब उन्होंने नबूवत का दावा किया कि वही आई है मेरे पास, तो लोगों को ये हुआ ये तो हमेशा सच बोलता है, अब हम क्या करें,
क्योंकि उनके तो अकायद पे ज़र पड़ रही थी। तो बात तो तरबियत की थी, बात तो हमेशा से तरबियत है। तालीम ना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तरबियत से अगर आप खाली हैं, तरबियत से आप खाली हैं, तो आप दुनिया में भी लोग आपको पसंदगी की निगाह से नहीं देखेंगे। अल्लाह की जानिब भी आप जो सरखुरू नहीं होंगे, अल्लाह के लिए वही मकबूल है जो दुनिया में लोगों के लिए कबूल आम है, जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, लोगों के लिए इज्जत का सामान पैदा करता है। आजिज़ व इंकिसारी का पैकर हो। जो आदमी जिसमें आजिज़ व इंकिसारी नहीं है, वो जितना भी बोले मैं ब्लंट हूँ, ये वो, इसका मतलब ये कि आप जो है दूसरे का लिहाज सब्र नहीं कर पा रहे ना। ब्लंट का होना क्या है, मेरे दिल में जो भी आया मैंने बोल दिया, नहीं। मतलब आजकल ये है ना कि अगर कोई बहुत ज्यादा मुंहफट है या किसी ने बहुत ज्यादा स्ट्रेट किसी को कोई बात कह दी तो ये समझता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जो है मुझे आई नो ईच एंड एवरीथिंग है ना, आई कैन डू इट। तो ये है ही नहीं। कॉन्फिडेंस तो ये है कि आपने गलत बात भी की ना और मैं इस पर सब्र कर लूँ। हाँ। मुझे ये बात पता है कि आप गलत कह रही हैं, लेकिन मैं उसमें सब्र कर लूँ। हाँ, जहाँ जुल्म का एलिमेंट हो उधर मैं हक बात कहूँ बहुत ही तहजीब के दामन में। ये होता है कॉन्फिडेंस। ये तो आपकी इनसिक्योरिटी बता रही है कि आप लाउड होकर ये बताना चाह रहे हो कि मुझे पता है, मुझे नहीं बताओ, मुझे नहीं समझाओ। लाउड होना ये तो सबसे पहली इनसिक्योरिटी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की निशानी है। तो जो कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं वो कॉन्फिडेंट होते नहीं है। कॉन्फिडेंस नेचुरल होता है इनबिल्ट, और कॉन्फिडेंट बंदा की एक खासियत ये होती है कि वो हमेशा वल्नरेबल होता है। वो सीखेगा भी, वो गलती को मानेगा भी। वो कॉन्फिडेंट बंदा है ही वो जो गलती को माने भी और दूसरों के सामने झुक भी जाए। इसका मतलब कि उसको उतना पता है अपने बारे में कि वो लोगों के सामने झुकने की सही रखता है। सही। अच्छा डॉक्टर शाकिर, मैं चाहूँगी कि आप जो है वो एक मैसेज दे दें यूथ को भी, लोगों को भी, कि आज के दिन के हवाले से और इस मुबारक महीने के हवाले से एक अच्छा मैसेज। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे 1500 साल गुजर गए हैं और हम इस मरतबा ईद मिलादुन नबी भरपूर तरीके से जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं जी। सबका तरीक़ेकार अलग अलग है। कोई झंडे लगा रहा है, कोई लाइटें लगा रहा है, लाइटिंग कर रहा है, सबके अंदाज हैं। तो कोई किसी पे तनकीद नहीं करे कि भाई आप किस तरह से, जो जिस तरीके से भी मना रहा है उसको मनाने दिया जाए। दूसरा ये कि हम जो है वो मिलाद भी मना रहे हैं, मनाना चाहिए, लेकिन ये बताइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किए वो काम हम कर रहे हैं क्या? हमारा इखलाक ऐसा है जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक था, जो खुल्क़ अज़ीम के अज़ीम मर्तबे पे फ़ाइज़ थे। किसी ने पूछा कि सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा बयान कीजिए। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान ही तो आपके अखलाक हैं, और कुरान कहता है कि हमने सबसे अजीम आपके अखलाक को बनाया। तो हम जब अगर हम दीन की बात करते हैं, दीन के नुमाइंदे बनते हैं, तो पहले हमारा जो कौल और फ़ेल है उसमें तज़ाद नहीं होना चाहिए, और जो हमारी ज़ाहिरी सूरत है वो अंदर से भी वही होना चाहिए। और जो हम कहें, अल्लाह फरमाता है कि जो तुम कहते हो वो करते क्यों नहीं हो। तो यही वजह है कि लोग जो हैं जब हमारी बातें सुनते हैं तो उस पर अमल नहीं करते, इसलिए कि हमारा अमल जो है हमारे कौल के मुताबिक नहीं है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते थे उस पर अमल भी करते थे। तो और अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। तो अमल ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपने जो अमल है, अपनी नीयतें जो हैं उनको आप जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें, अपनी इंटेंशन को क्लियर रखें। बहुत शुक्रिया हसन हमारे शो पर आए, डॉक्टर शाकिर हमारे शो पर आए। तो जनाब शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर एक और अहम टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब अब बात कर लेते हैं कि ये बड़ा एक मुबारक महीना है और कल जिस तरीके से एक बड़ा दिन है उस हवाले से तमाम घरों में ही तैयारियां होती हैं, खाने के हवाले से मेहमान भी आते हैं और खुशियां ही खुशियां हैं। तो हमारे साथ हमारे शेफ़ हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे पूछते हैं कि जो ये खाने हैं स्पेशली 12 रबीउल अव्वल के खाने या एक दिन पहले जिस तरीके से खाने पकाए जाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और क्या क्या मेहमानों को मद्देनज़र रखते हुए हम बना सकते हैं डिशेस। तो हमारे साथ है महविश हमारी शेफ़, और एक और महविश है जी महविश। तो आज हमारे साथ दो महविश हैं, एक है महविश अली और एक है महविश रिजवी। दोनों का इंट्रोडक्शन हो गया, दोनों को वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपकी जी? ठीक है, कैसी है महविश आप? आज कंफ्यूजन ये है कि ये महविश हैं, तो मैंने अब इनको महविश कहना है। पहली जो है जो हमारे साथ बैठी हुई है महविश अनीस है, और जो सेकंड नंबर पे बैठी हुई है वो महविश रिजवी बैठी हुई है। लेकिन महविश
और महविश तो हम इस तरह से जो है वो आगाज़ करेंगे। अच्छा जी महविश, आप ये बताएं कि क्योंकि ये बड़े ख़ास दिन होते हैं तो इस दिन एहतमाम जो है वो किया जाता है, अकीदत के साथ एहतमाम किया जाता है, तो इस दिन क्या डिशेस जो है वो आप बनाती हैं घर में, और आपके पास अगर कोई आपको क्लाइंट भी कहता है कि जी हमें इतने लोगों का ऑर्डर देना है, तो फिर किस तरीके से आप उनको बताती हैं, गाइड करती हैं कि जी आपने ये पका लेना है और आज के दिन ये बनाइए? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और माशाल्लाह इतने बड़े बाबरकत दिन है जी, तो हमारे रसूल खुदा की विलादत है, तो उस पर मैं कहती हूँ जितना बड़ा जितना वसी दस्तरखान करेंगे साल साल आपके घर में बरकत होगी। ठीक है, इस दिन हमें कसरत से दुरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि जब भी 12 रबीउल अव्वल आती है माशाल्लाह से हर कोई अपने घर में नज़र नियाज जिसका जिस तरह से अकीदा है वो चीज़ें कर रहा होता है। तो सबसे पहले आपको पता है लंगर, जो एक लंगर के आपके कॉन्सेप्ट में जाते हैं, आपकी बिरयानी हुई, हलीम हुआ, वैसे तो अल्लाह के नाम पे रसूल के नाम पे आप हर चीज़ निकाल रहे हो, मीठा जी, आपके जर्दा हुआ, खीर हुई, हलवे हुए, और ऑर्डर्स भी अगर आते हैं तो मीठी टिक्कियाँ हुई, खीर हुई, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बिरयानी के बॉक्सेस चाहिए होते हैं, हलीम के बॉक्सेस चाहिए होते हैं, और सबकी अपनी अपनी एक चॉइस होती है। लोग अब तो माशाल्लाह इतना फैंसी भी चीज़ें करने लगे हैं लोग माशाल्लाह, विंग्स हैं, ब्रोस्ट हैं, सिंगापुरियन राइस हैं, इस टाइप की चीज़ें भी लोग माशाल्लाह से कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन इन दिन के हवाले से मीठा लोग ज़्यादा, और मीठा बिरयानी हलीम इसकी तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं। सही, तो बस यही है कि इन्हीं चीज़ों के हमारे पास आ रही होती है। हलवा बन रहा होता है, मीठे में खीर जो है वो बनाई जा रही होती है। इसके अलावा जो है मीठे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि देख रहे थे जर्दा बना रहे होते हैं, और जर्दा वो जो मज़े वाला जर्दा होता है ना, जिसमें हाँ मुतंजन टाइप का जो जर्दा होता है वो बना रहे होते हैं वो। तो महविश हमारे साथ मौजूद है, और महविश है महविश रिजवी। अच्छा जी, ये बताएं कि जिस तरीके से अभी महविश ने बताया है आज जो है ना ये क्या कन्फ्यूजन है महविश की। अच्छा जी, ये जिस तरह हमें महविश ने बताया है, तो ये आप बताएं कि आप क्या सजेस्ट करती हैं जो है खाने वगैरह, और किस तरीके से प्रिपेयर करती हैं कि ख़ास मौक़ों पे जो है किस तरह की डिशेस बनाई जाएं? वैसे हमें शेफ़ साइमा ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी बस वेलकम करते हैं, बट पहले महविश से बात कर लें। जी मैम, मोस्टली लोगों का जो होता है वो बिरयानी, कौरमा, बिरयानी, पुलाव, मुतंजन जर्दा, ऑरेंज वाला जर्दा, उसको हम ऑरेंज वाला जर्दा कहते हैं क्योंकि दोनों ही जर्दे होते हैं। तो मुतंजन और जर्दा, खीर हो गई, लबे शीरी हो गई, जैसे रबड़ी हो गई, मतलब कि रबड़ी वाली खीर बनाइएगा। तो कुछ ये होते सब खाने यही हैं, बस थोड़ा सा आप कह लें उसमें मसाला डाल के उसको डिफरेंट कर दिया जाता है। सही, तो बस यही सब खाने हैं। हलीम बन रही है, बिरयानियाँ बन रही हैं, तो बस ये वाले खाने हैं, इस तरह के जो है वो डिशेस होती हैं एक्चुअली। चलिए जी, साइमा हमारे साथ मौजूद है। साइमा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक है। साइमा ज़रा बताएं कि हम जो है ना वो आज दस्तरखान के बारे में बात करें कि क्या क्या खाने होने चाहिए, तो ज़रा बताएं कि आपकी सजेशन में क्या क्या होनी चाहिए डिशेस, और क्या आप प्रेफर करती हैं? जी सबा, मैंने जो बचपन से ऑब्ज़र्व किया है और करती आई हूँ स्टिल अभी तक, लोग कुछ ख़ास रिवायात लिंक्ड हो गई हैं हमारे इस दिन के हिसाब से। तो जिसमें जैसे कि हमारे पहले भी जो शेफ्स बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि बिरयानी और कौरमा ज़्यादा बनाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ ऑब्ज़र्व की वो था काबुली चने का पुलाव, क्योंकि वो थोड़ा बजट में भी लोगों के आ जाया करता है। ठीक है, जब आपने बहुत ज़्यादा लोगों को खाने भेजने हैं या बांटने हैं तो उसके हिसाब से काबुली चने का पुलाव बहुत बेस्ट रहता है। ठीक है, फिर वो आपके जो है पॉकेट पे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पड़ता, और इसके साथ ही जर्दा भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जर्दा पुलाव का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हमेशा से, तो वो बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। खीर बनाई जाती है इसी तरीके से। ऐसी ये कुछ चंद ऐसे पेटेंट मीठे हैं, मीठे या आप नमकीन बात कर लें डिशेस, जो कि इस मौके के हिसाब से बना के लोग अपने घरों में भी बनाते हैं इसको, और दूसरों को घर भेजने के लिए भी ये चीज़ें बनाई जाती हैं। जी चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हमारी शेफ्स जो हैं यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना के लाई हैं, उनसे जो है रेसिपी जानेंगे इनकी डिशेस की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हमारे साथ हमारे शेफ मौजूद हैं महविश और साइमा। तो सबसे पहले महविश से पूछते हैं कि जी महविश जो हलीम बना के लेके आई है, महविश इसकी रेसिपी क्या है?
हलीम आपको सबको पता है कि जो है ना इसके हमारे पास प्री ऑर्डर होता है, और जैसे घर में भी हम बनाते हैं तो एक दिन पहले आपको पता है ओवरनाइट इसकी सारी चीज़ों को हमने सोक करना होता है। तो सिंपल इसमें आपकी दालें हैं, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, अच्छा कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते, और थोड़े से चावल भी डालते हैं, वो भी ऑप्शनल होते हैं, कुछ डालते हैं कुछ नहीं डालते, मैंने थोड़े से डाले में। और इसका जो जौ और गंदम, इन सबको हमने पूरी रात भिगो दिया। भिगोने के बाद हमने इसको जो है बस सिंपल कुछ भी नहीं, हमने एक इसको अलग पतीली में पानी डाल के छोड़ दिया। सही। बस इसका ध्यान रखना होता है ना, लग जाता है नीचे ना, बहुत मतलब सेंसिटिव कह लें, नाजुक होता है, नाजुक मिजाज होता है, तो ये लग जाता है नीचे से। तो आप इसको ऑन ऑफ चलाते रहें। दूसरी साइड पे आपने इसमें लेने वैसे लोग बोनलेस मीट भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप हड्डी वाला गोश्त यूज़ करेंगे तो हड्डी का ना एक अर्क निकलता है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हेंस होता है, टेस्ट आपका बहुत अच्छा होगा। तो बस आपने क्या करना है, सिंपल उसका एक कौरमा बनाना है जो हम नॉर्मली कौरमा बनाते हैं। अच्छा, इसमें लोग दही टमाटर ये सब डालते हैं, हलीम के कौरमे में कभी भी दही टमाटर वगैरह यूज़ नहीं होता, ठीक है। लेकिन हर किसी का अपना एक तरीका होता है, हर ट्रेंड के हिसाब से लोगों का अपने अपने स्टाइल होते हैं, लेकिन नहीं डलता। सिंपल हमने आपका प्याज ब्राउन किया, उसमें मैंने गोश्त हड्डी वाला जो गोश्त होता है वो डाला है, ठीक है। उसमें हमने गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, जायफल जावित्री, ये सब हमने इसको ना पाउडर फॉर्म में सब डालना है, ठीक है। बस आपने इसको डाल के चढ़ा देना है स्लो फ्लेम पे। आपके पास कुकर, आप कुकर पे 3-4 सीटी लगाएं, इस पे आपका हो जाएगा। लेकिन पर्सनली इन चीज़ों को मुझे ऐसा लगता है जितनी स्लो फ्लेम पे पकेगा खाना, हमेशा स्लो फ्लेम पे बना, टेस्ट बहुत अच्छा, वो कच्चा भी नहीं रहता ना, कच्चा नहीं रहता, हमारा देसी फूड, क्योंकि हर खाने की एक टेक्निक है, आपको पता होगा, चाइनीज उसको हाई फ्लेम। अच्छा, बहुत सारे हलीम ऐसे होते हैं जो बड़े गाढ़े हो जाते हैं या बहुत ज्यादा जो है वो पतले हो जाते हैं, बैलेंस रखने के लिए, मुतवाजन हलीम में जो है ना उसकी शेप रखने के लिए या उसका वो जो कहना चाहिए कि टेक्सचर वो किस तरीके से। देखिए, अब इस पे भी वही वाली मैं बात करूँगी, सबकी अपनी अपनी एक चॉइस होती है। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, खिचड़ा है, ठीक है, जो लोगों को नहीं पता, खिचड़ा बिल्कुल खड़ा खड़ा होता है, उसमें आपके मुंह में सारा अनाज आ रहा होता है ना। अब आप बहुत से लोग ऐसे जिनको पतला हलीम चाहिए, रनी, हम घर में अब 10 लोग हैं, वो आधे कह रहे गाढ़ा खाना, लेकिन वो बैलेंस वाला हलीम ज़्यादा अच्छा लगता होता है। देखिए, वो उसकी बात ही अलग होती है, मुंह में रेशा आ रहा है, अच्छा घुटा हुआ हो, हलीम बैलेंस ही होना चाहिए। उसके बाद आपको पतला करना, उसमें गर्म करके पानी डाल लें, लेकिन हर चीज़ जो है ना आपकी बैलेंस ही अच्छी लगती है। और हलीम हमेशा थिक होता है, थिन नहीं होता, कभी भी वो पतला पानी रनी टाइप नहीं होता। सही। तो वो आप पे, अगर आप उसको वही कहते हैं ना कि बीच में आप चूल्हा बंद कर देंगे पतला करने के लिए, तो वो एक अलग चीज़ है। आप उसको उस पर थिक रखें, उसको हला नहीं रखें, उस पर टेस्ट भी नहीं आता, क्योंकि आप देखिएगा फिर उसमें हल्की सी बेसैन आती है। अगर आप उसको पतला कर देंगे ना रानी, और थिक हलीम में क्या होगा, आपके बेसैन नहीं आएगी, आपका बाकायदा खाने में रेशा फील होगा। सही, असल हलीम वही है। सही। चले जी, हमारे साथ जो है वो महविश मौजूद हैं, महविश रिजवी, तो उनसे पूछते हैं वो क्या बना के लाई हैं, बताएं अपनी डिश के बारे में। विंग्स हैं और फ्राइज़ हैं। फ्राइज़ हैं, इसकी रेसिपी बताएं जल्दी से भाई। फ्राइज़ को जो है आप काट के जैसे नॉर्मली आपने खोलते हुए पानी में डालना है, अच्छा, ठीक है। और जब वो बॉईल आ जाए आपने उसको स्टेन करके ड्राई करके आपने उसमें उसको फ्रीज़र में रख देना है। अच्छा। ये इतने क्रिस्पी फ्राइज़ बनेंगे, मतलब जो हम बाहर खाते हैं, बच्चों को पसंद होते हैं। आपने बॉईल करना है, पानी लेना है, बॉईल करना है, उसमें फ्राइज़ डाल देना जी। ग्रेट। और उसके बाद फिर उसको निकालना है, ड्राई करना है, उसको अच्छे से ड्राई करके, चाहे टिश्यू से या टॉवल, बिल्कुल कूल डाउन करके उसको किसी उससे ड्राई कर ले, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में करके आप उसको फ्रीज़र में रख दें। वो बच्चों का फ्रोज़न बन गया, आप उसको जब दिल चाहे लगाएं, एक टिप मिल गई। अच्छा जी। उसके बाद आ जाते हैं हम विंग्स के ऊपर। सही। विंग्स में आपने ओवरनाइट जो है, पहले आपने 2 से 3 घंटे आपने सिरके के पानी में डिप करके रखना है, क्योंकि जो उसके अंदर ब्लड आ रहा होता है फ्राई के दरमियान में, ये सब कुछ नहीं आएगा। ड्रम स्टिक बना रहे हो, विंग्स बना रहे हो, XYZ। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये तीनों सॉस हैं, रेड चिली सॉस, सिरका और ये विनेगर और ये ब्लैक सॉस, इसके अंदर आपने इसको ओवरनाइट के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ आपने इसको मैरिनेट करके रख दिया। ठीक है। उसके बाद आपने ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और रेड चिली पाउडर और नमक, ओके, बस ये लगा के आपने इसके अंदर मैदे की कोटिंग करनी है। सही। उसके बाद पानी में, सादे पानी में डिप करना है, दोबारा मैदे की कोटिंग करनी है, लाइक इसको प्रेस करके उसको आप डीप फ्राई कर दें। दैट्स इट। ज़रूरी नहीं कि हमारे किचन में 50 मसाले हैं,
तो वो 50 के 50 लाल मिर्च, कुटी मिर्च, धनिया, पुदीना नहीं। सही। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत सिलेक्टिव चीज़ों से उसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। और हमारे लिए किचन में अगर 50 मसाले हैं तो वो 50 के 50 मसाले पतीली में नहीं डालने, उसमें से चंद मसाले होते हैं, 3 से 4 चीज़ें जो कि आपके उसके अंदर जाएगी और आपकी डिश इन्हांस होकर निकल आएगी। जैसे इन्होंने बताया स्लो फ्लेम पे पकाने वाला। और दूसरी टिप ये कि आपने सारे मसाले नहीं डालने, गिनती के चंद मसाले हैं जो कि आपको पता हो और वो मसाले जाएंगे। चले जी। अच्छा जी, साइमा हमारे साथ हैं। साइमा से पूछते हैं, साइमा जो है बड़ी ज़बरदस्त डिश बना के लाई, आप क्या क्या बना के लेके आई हैं आज? जी मैं आज जो हूँ वो देगी काबुली चने का पुलाव बना कर लेकर आई हूँ, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है वो मैं लेकर आई हूँ शाही खीर। शाही खीर, बाजी वाह। अच्छा, तो इसकी रेसिपी बताएं ना जल्दी से आप। जी देगी चने के पुलाव के लिए मैंने ये किया था कि काबुली चने बड़े वाला साइज़, 2 साइज़ आते हैं, छोटा साइज़ आता है, एक बड़ा आता है, आप डिपेंड करता है आप को जो साइज़ पसंद है आप वो ले लीजिए। और मैं इसको थोड़ा सा ½ किलो तक की रेसिपी इस वक्त बता देती हूँ नाजरीन को कि मैंने ये किया था कि 1 कप जो है वो काबुली चने लेके रात में भिगो दिए थे और सुबह मैंने उठ के इनको गला लिया था। मेरा ख्याल है चनों को गलाने का प्रोसेस सभी लोगों को आता होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये किया कि 2 कप मैंने राइस ले लिए थे, अच्छे चावल ले लीजिए, बासमती राइस। और मैंने ये किया कि बड़े पतीले में थोड़ा सा 2 प्याज लेके फ्राई कर लिया था। फ्राई करके इनको मैंने निकाल लिया बारीक काट के, ठीक है। प्याज निकालने के बाद मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए जिसमें हमारी साबुत काली मिर्च, 1 तेज़पात का पत्ता, 1 जो है वो थोड़ा सा ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया था और जो स्टार अनीस जिसे बादियान का फूल कहा जाता है, 1 मैंने वो लेके वो उस ऑयल में डाल दिया जिससे मैंने प्याज रिमूव किया था, ठीक है। जब उस ऑयल में जब वो सारे गरम मसाले गए तो उससे एक अच्छी सी खुशबू आने लगी। जब वो खुशबू आने लगी तो फिर मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी मैंने उसको थोड़ी देर फ्राई कर लिया ताकि वो कच्चा ना रहे, ठीक है। इसके बाद सबा मैंने ये किया कि 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और नमक अपने मतलब है हस्बे जायका नमक, वो लेकर मैंने इस तेल में डाला अदरक लहसुन के साथ और इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के फ्राई करना शुरू किया। साथ ही मैंने 1 चम्मच दही भी मिला दी इसी में, ठीक है। अब दही की जो रॉनेस है, कच्चापन ख़त्म करना है तो हमने साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाले को भूनते रहना है। जैसे ही हम मसाले को भूनना शुरू करेंगे तो थोड़े थोड़े बबल्स ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएंगे ऑयल के, तो आपको लगेगा कि हमारी दही जो है वो पक रही है साथ ही। तो जो प्याज मैंने पहले ब्राउन करके बाहर निकाली हुई थी वो प्याज मैंने इसमें दोबारा शामिल कर देनी है, थोड़ी सी प्याज बचा लेनी है ऊपर गार्निश के लिए, बाकी आप सारी प्याज इसी मसाले में डाल दें ताकि मसाले के साथ ये सारा कुछ भुनना शुरू हो जाए। अच्छा, मीनवाइल मैंने ये किया कि 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत और 1 टीस्पून ही के करीब ज़ीरा, काली मिर्च और साबुत लाल मिर्चें, ये तीनों चीज़ें लेके मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया। इसके साथ मैंने सौंफ मिलाई, ½ टीस्पून सौंफ, ठीक है। सौंफ मिला के इन तीनों चीज़ों के साथ, सौंफ के साथ मैंने उसको मसाला पीस लिया, पीस के रखा फ्रेश साइड पर ही, ठीक है। और वो मसाला जो देगची में भुन रहा है वो अलग है, ठीक है। उसके साथ ही मैंने ये किया, जैसे ही वो मसाला भुन जाए आपको एक खुद ही नज़र आएगा कि कलर चेंज हो गया मसाले का, दही बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगी। तो मैंने जो 1 कप चने बॉईल करके रखे थे वो इसमें शामिल कर दिए उसी मसाले में, और जो मसाला मैंने फ्रेश पीस के रखा था वो भी डाल दिया सारा, ठीक है, वो भी मैंने डाल दिया इसमें। और इसके साथ उसको डाल के थोड़ी देर तक 2 से 3 मिनट मैंने उसको ज़रा स्टर फ्राई किया ताकि सब चीज़ें चनों में लिपट जाए। फिर मैंने चने जो चावल भिगोए हुए थे वो चावल डाले, ठीक है। और इस डिश की जो जान है जिसकी वजह से उसको हम देगी कह रहे हैं वो ये है कि मैंने अलग से चिकन स्टॉक, बीफ स्टॉक, मटन स्टॉक, जो स्टॉक आपके पास अवेलेबल है गोश्त का, यानी आपने वो चिकन क्यूब्स लेके नहीं डालना, वो स्टॉक आपने डाल देना है और उसमें इस पुलाव को मैंने दम दिया है, ठीक है। तो ये पुलाव रेडी हो जाएगा। तो ये जो है
है वो रेडी हो जाएगी। चले जी। अच्छा, ये जो आपने खीर बनाई है ये थोड़ा सा जल्दी से इसका बताएं, टाइम बहुत शॉर्ट है। ठीक है, मैं इसमें जल्दी से ये बता देती हूँ जी। मैंने 2 किलो दूध लिया था, उसको पकाने रख दिया चीनी के साथ, चीनी हस्बे जायका डालिया और साथ ही हाफ कप चावल मैंने भिगो दिए थे। उन चावलों को आधे घंटे के बाद मैंने पीस लिया और इस खीर में शामिल करके कुक करने रख दिया। खीर सबको पकाने आती है, नॉर्मल तरीके से हम खीर बनाएंगे। द ओनली डिफरेंस इज, जिसकी वजह से हम इसको शाही कह रहे हैं, जब ये खीर रेडी हो जाएगी, स्लो कुक प्रोसेस होता है खीर का, जब ये रेडी हो जाएगी तो हमने इसमें खोया और कंडेंस मिल्क शामिल करना है। चीनी की मिकदार हमने कम रखनी है क्योंकि जब हम कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे तो वो ओवरकम कर लेगा चीनी की मिठास को। और बस मिक्स करके डिश आउट करें, साथ में ऊपर से बादाम पिस्तों की गार्निश करें। ऊपर से फिर आपने गार्निशिंग करनी है, टॉपिंग करनी है, तो ये आपकी खीर जो है वो रेडी हो जाएगी। तो आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप ये डिशेस बना सकते हैं, हलीम बना सकते हैं, विंग्स बना सकते हैं और साथ साथ काबली चने की जो डिश है वो बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया महविश और साइमा। चले जी, शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। आज का शो कैसा लगा ये बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए कीप वॉचिंग सिटी 10।